स्वागत है आपका इस सुहाने से दिन की सुहानी सी दोपहर में। मैं कलश शर्मा अपनी सोसाइटी मंथन की ओर से आप सभी शिक्षक गण, श्रोतागण का स्वागत करती हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जो बनाए हमें इंसान और जो दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। किंतु कल रविवार होने के कारण इस समारोह को आज आयोजित कर रहे हैं हम। श्रोतागण, आप जानते हैं कि हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला में अध्यापक को भगवान से भी बड़ा ओहदा दिया जाता है। जैसे कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लाको पाए, बहिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जो भी जिंदगी में आगे बढ़ा है उसने अपने अध्यापक के आगे अपनी जिंदगी को समर्पित किया है, तभी वो आगे बढ़ा है। माँ सबसे बड़ा गुरु होती है, उसके बाद कोई आता है तो वो है हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक। बस आपकी दुआएं सर पर चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं सर पर चाहती हूँ, बस कुछ नहीं आपका साथ चाहती हूँ, बस कुछ नहीं आपका साथ चाहती हूँ। अब आज के बदलते परिवेश के साथ साथ अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि अगर आपको फर्श से अर्श तक जाना है, सत्य और गलत की पहचान करना है, तो वो और कहीं कोई नहीं, आपके सिर्फ अध्यापक ही आपको करवा सकते हैं। वही आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और आप उनका कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। एक बार दिल से मैं अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूंगी और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी पर कुछ पंक्तियों के साथ। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों की धूल हमारे लिए चंदन है, उनके चरणों की धूल हमारे लिए चंदन है। अब आज का विषय है हमारा बदलते शैक्षिक परिवेश में शिक्षक की भूमिका। अब हमारे हिंदी साहित्य मंथन के संयोजक महेंद्र सर आए और मंथन और उसकी गतिविधियों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत करवाएं। धन्यवाद कलश। मंथन की सारी टीम को बधाई इस आयोजन के लिए और शुभकामनाएं पूरे कार्यक्रम के लिए। ये एक अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है मंथन के लिए कि शैक्षिक परिवेश में बदलते माहौल में शिक्षक की भूमिका को लेकर ये वेबिनार वे आयोजित कर रहे हैं। और मैं चूंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, दरअसल ये सारा कार्य व्यापार आप ही लोगों का है, मैं एक संयोजक के नाते इसमें जुड़ा हुआ हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है तो मैं सबसे पहले सभी का स्वागत भी करना चाहूंगा एक बार। बाकी औपचारिक स्वागत तो होगा ही। सबसे पहले स्वागत है प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी सर का, जो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे छात्रों को शिक्षक की भूमिका के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुए। उनका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे, बाकी सारे लोग भी, सारे हमारे जितने भी वेबिनार में उपस्थित प्रबुद्ध जन हैं वो सभी, उन सभी का स्वागत। मेरे विभाग के बहुत वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ प्राध्यापक जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत और सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत।
आपने मुझे मंथन के बारे में बताने के लिए कहा है। मंथन से मैं पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ कि मंथन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लगातार नए कार्यक्रम आयोजित करता है। हर साल नई गतिविधियां और गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपने मुझे मंथन के बारे में बताने के लिए कहा है, तो मैं बस संक्षेप में यही कहूंगा कि मंथन जो है वो श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय इकाई है। और इसकी गतिविधियां ज्यादातर जो है वो हिंदी और हिंदी पत्रकारिता विभाग के जो छात्र हैं वो इसकी गतिविधियों को आयोजित करते हैं या उसको भूमिका उसमें निभाते हैं। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो सारे जितने भी महाविद्यालय के छात्र हैं विभिन्न विभागों के, उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मंथन का जो मूल उद्देश्य है उसके पीछे यही भावना है कि कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, या कॉलेज के ही नहीं, जहां जहां से जो भी छात्र इसके साथ जुड़ सकते हैं, उन सबकी पाठ्येतर गतिविधियों के जरिए उन सबका व्यक्तित्व का, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। उनमें जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बहुमुखी प्रतिभाएं, उन सबको उजागर किया जाए, उनको एक मंच प्रदान किया जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर हर साल मंथन कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें कई संगोष्ठियां हैं। जैसे आज आप एक वेबिनार कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, एक अच्छी सुविधा है हमारे पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए हम सेमिनार की जगह वेबिनार कर सकते हैं। तो वैसे हम फिजिकली सेमिनार करते थे, अब वो वेबिनार कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कई प्रकार की कार्यशालाएं लगातार आयोजित करते थे फिजिकली, और इस कोरोना काल में हम वो कार्यशालाएं कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सो वो सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ही कई सारे हम व्याख्यान आयोजित करते हैं, कई सारी प्रतियोगिताएं छात्रों के लिए आयोजित करते हैं। आने वाले दिनों में भी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो होंगी, और कई सारे उत्सव समारोह निरंतर मंथन आयोजित करती रहती है, और मैं इन सबका साक्षी हूँ, सहभागी भी हूँ। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, मैं सभी प्रतिभागियों को और अपने वरिष्ठ जितने भी जन हैं और हमारे जो गेस्ट हैं आदरणीय तिवारी सर, उनको भी बताना चाहूंगा कि ये सारे कार्यक्रम छात्रों की कार्यकारिणी करती है और शिक्षकों का इसमें मार्गदर्शन रहता है। और यही वजह है कि आज भी जैसे आप देख रहे होंगे सभी लोग कि ये कार्यक्रमों का सारा प्रबंधन या सारा कुछ कार्य व्यापार वो सभी छात्र देख रहे हैं, ये सब कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो जो सारे छात्र जो कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं वो सारा प्रबंधन कौशल, आपसी सहयोग, सामंजस्य और ये सारे गुण जो है, समन्वय, कैसे एक साथ मिलकर काम किया जाए, वो सारे सीखते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि किस प्रकार से उनके जो गुण हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की अभिरुचियां हैं, उनको विकसित किया जा सके। पोस्टर बनाना, उनके नोटिस बनाना, उनकी रिपोर्ट लिखना, ये सारे विद्यार्थी सीखते हैं। तो इससे एक उनके अंदर न सिर्फ उनके नेतृत्व क्षमता का उनके अंदर विकास होता है, बल्कि आगे के उनके जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने वाली है उसको लेकर भी वो एक तरह से ट्रेंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुआयामी उद्देश्य को सामने रखकर ये संस्था काम करती है। और इसका उद्देश्य प्रोफेशनल्स तैयार करना मात्र नहीं है, बल्कि जो छात्रों के अंदर एक अभिव्यक्ति सामर्थ्य, संवेदनशीलता है, एक अच्छे नागरिक बनने की संभावना है, उन सभी संभावना को, बेहतर मनुष्य बनने की जो संभावना है, उनको एक तरह से साकार करना भी इसका उद्देश्य है। और हमें लगता है कि जब छात्र इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो जाहिर तौर पर अच्छे प्रोफेशनल्स भी बनते हैं और अच्छे बेहतर मनुष्य भी बनते हैं। तो ये सारी हमारी उद्देश्य हैं और ये सारी गतिविधियां हैं मंथन की। मुझे लगता है मुझे थोड़ा जल्दी इसको समाप्त करना चाहिए। हालांकि हर साल मंथन इतने कार्यक्रम आयोजित करती है कि इस पर बोलते जाए तो काफी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूं और कलश को आगे कार्यक्रम के आयोजन के लिए कमान दोबारा सौंपता हूं। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों से हमें लाभान्वित किया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे विभाग की प्रभारी को बुलाना चाहूंगी जो आए और मुख्य वक्ता का स्वागत करें और हमें अपने शब्दों से प्रोत्साहन करें। धन्यवाद कलश।
आदरणीय प्राचार्य महोदय जो किसी कारणवश हमारे यहाँ आ नहीं पाए हैं अभी प्रोग्राम में, हो सकता है वो समय पर जुड़े, बजरंग बिहारी तिवारी जी, सभागार में उपस्थित मेरे सहयोगी और सभी इस समारोह से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। उनका मेरा सादर प्रणाम। उन्हें आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा कि और साथ में स्वागत भी है। इसके साथ ही जो हमारा ये पहला प्रोग्राम है, पहला कार्यक्रम है, जिसमें महेंद्र जी ने मंथन के माध्यम से बताया कि समय समय पर बहुत सारे जो है कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं। और आज हम जिस विषय को लेकर इस सभागार में उपस्थित हुए हैं वो है बदलते शैक्षिक परिवेश में शिक्षक की भूमिका। प्राचीन समय से हम देखेंगे तो जो शैक्षिक परिवेश है वर्तमान समय तक बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें आया है, और वर्तमान के परिवर्तन को देखकर तो शिक्षक की भूमिका और भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक शिक्षक और गुरु या शिष्य का जो आपसी संबंध है, शिक्षक उस शिक्षार्थी को पहुंचाने के लिए किस तरह से संवेदना, प्रेम, डांट फटकार से जो है आगे बढ़ाते हैं, वो जो है उसके विषय में कबीरदास ने बहुत खूब कहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। यानी कि शिक्षक ही वो एक हमारे सामने माध्यम आता है जो एक विद्यार्थी को एक मनुष्य बनाने में और इस समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इसके साथ ही मैं अपने जो विचार हैं या अपना जो वक्तव्य है इतने ही पे थोड़ा सा खत्म करूंगी कि आगे तक ये प्रोग्राम की गरिमा बनी रहे और साथ में जो प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए। और शिक्षक की इस समय में कैसी भूमिका है, किस तरीके से शिक्षक बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए बच्चों को अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंजिलों तक। तो ये जो है इस चीज़ों से हमें जो अवगत करवाएंगे वो बजरंग बिहारी तिवारी जी होंगे, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं। मैं दो शब्दों के साथ, एक दोहे के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावन हार। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा विलंब ना करते हुए मुख्य वक्ता को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी और उनसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। बजरंग बिहारी तिवारी जी का जन्म एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा सर ने गांव से ही ली, परंतु उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली और इलाहाबाद जैसे महानगरों में गए। वहां से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी। इसके साथ साथ इन्होंने साक्षरता आंदोलन में भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। वर्तमान में देशबंधु कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक के साथ साथ भक्ति काल, भारतीय दलित आंदोलन और हिंदी साहित्य अन्य क्षेत्रों के गंभीर अध्यक्षता के रूप में प्रतिबंधित हैं। यह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं, जिनमें न केवल उनके विभिन्न आलेख प्रकाशित हुए बल्कि कथा देश नबत पत्रिकाओं के अतिथि संपादक भी वह रहे हैं। संपादक के साथ साथ इन्होंने रचना के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। उनकी कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे दलित साहित्य, भारतीय दलित साहित्य, भक्ति कविता, किसान आंदोलन। ऐसी उनकी कुछ संपादक पुस्तकें भी हैं। पहली भारतीय साहित्य, दूसरी यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी आलोचना। सर, अब मैं ज्यादा अपने शब्दों को ना बोलते हुए सर आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। सर। हाँ, मैं मंथन को जो इस कार्यक्रम का की परिकल्पना है, हमारे साथी शिक्षक साथी ने मंथन का बहुत अच्छा परिचय दिया। बहुत ही इम्प्रेसिव, प्रभावशाली काम कर रहा है मंथन।
गुरु नानक देव खालसा कॉलेज का हिंदी विभाग के सभी साथी, अंजू जी खास तौर से, क्योंकि उनसे ये संपर्क हुआ और उन्होंने जब कहा तो खुशी हुई। हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और आप सभी लोग हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, और भी दूसरे विषयों के होंगे, शिक्षक होंगे। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये मिला जुला ही रहता है, एक व्यक्ति बोलता जरूर है, लेकिन सबकी इसमें सहभागिता होती है। मंथन का मतलब ही है कि सब मिल करके विचार करें, मथें। एक संत दादू के शिष्य थे, उनके कई शिष्य थे, जिसमें 50-52 तो बहुत बड़े शिष्य थे। वाजिद नाम था उनका, पठान थे, मुस्लिम पठान, मतलब कि उनके यहाँ पैतृक काम लोहार का होता था। तो वो फिर शिकारी अच्छे थे, शिकार कर रहे थे, और जिस हिरनी पर उन्होंने निशाना साधा था, हिरनी गर्भवती थी। हिरनी ने जिस निगाह से उनको देखा कि उनको अचानक बोध हुआ, और उन्होंने वो बाण तोड़ दिया, वहीं पर धनुष तोड़ दिया, और फिर शिकारी वृत्ति से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली और गुरु की खोज में निकल पड़े। गुरु के रूप में उनको संत दादू मिले। ऐसे आकाश धर्मा गुरु थे जिनके यहाँ सब जाते थे और सब बराबरी के स्तर पर रहते थे। संत रज्जब, संत सुंदरदास जैसे कितने ही बड़े बड़े मतलब कवि इनके यहाँ हैं, तो ऐसे ही वाजिद भी थे। लिखा है कि ये जो मंथन है, ये ज्ञानी लोग आपस में मिलकर के करते हैं, और इससे जो ज्ञान का नवनीत निकलता है, वो उससे सबका भला होता है। जो वास्तविक नवनीत है उसको तो कुछ ही लोग उसका स्वाद ले पाते हैं, लेकिन ज्ञान का नवनीत वो अक्षय होता है, उसका विनाश नहीं होता। कितने भी लोग उसको चख सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है कि जिसमें कहा गया है कि विद्या धन सर्व धनों का प्रधान होता है। तो उसमें यह है कि इसका चोर हरण नहीं कर सकते, चोरी करें, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वो नहीं ले जा सकते। राजा कितना भी टैक्स लगाए, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो आपके पास रहेगा, उसको नहीं ले सकता। आपकी संपत्ति का एक हिस्सा वो ले जा सकता है बढ़ा करके। ईडी को आपके पीछे लगा सकता है, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है उस पर कौन सी ईडी लगेगी, कौन सा इनकम टैक्स लगेगा। तो इसलिए विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम कहा गया है, और विद्या के लिए शिक्षक का होना जरूरी। शिक्षक और गुरु में अंतर किया जाता है, वो अंतर हमको आपको समझना चाहिए। सभी संतों ने अपने गुरुओं की वंदना की है। हम अक्सर इसका पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आचार्य, शिक्षक और गुरु का, लेकिन आप समझिए कि इनमें बारीक अंतर है। तो शिक्षक है वो प्रायः वेतन भोगी प्राणी। माँ को गुरु माना गया है, तो माँ को आप कोई पेमेंट नहीं देते। जो गुरु होता है, संत दादू को या कबीर को या नानक देव को कुछ पैसे नहीं मिलते। हरई शिष्य धन शोक न हरई, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है मानस में, कि वो जो शिक्षक है वो धन लेकर के पढ़ाता है, धन ले भी लिया और अज्ञान का शोक दूर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा गुरु जो है, वो ऐसा शिक्षक पढ़ता है घोर नरक में। तो यहाँ पर है
जो आचार्य है, आचार्य तो मीडिएटर की भूमिका अदा करता है। एक तरफ ज्ञान का भंडार है, उपार्जित ज्ञान है, पहले से जो पुरखों ने ज्ञान का संचय किया है, जो ग्रंथों के रूप में जो श्रुति और स्मृति के रूप में सुरक्षित है। एक तरफ उसका ग्रहीता है, उसका जो जिज्ञासु है, बीच में आचार्य है। तो आचार्य जो है वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करता है, जो जिज्ञासु हैं वहाँ तक ज्ञान पहुँचाता है। लेकिन गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। गुरु जो है वो सिर्फ माध्यम नहीं है, वो ज्ञान का कर्ता है, वो ज्ञान का अल्टीमेट सोर्स है, वो ज्ञान का स्रोत भी है गुरु। वहाँ से ज्ञान और नैतिकता, ये दोनों चीज़ें वो गुरु से जन्म लेती हैं। इसलिए गुरु की महिमा, और गुरु पूर्णिमा तो अलग से होती है, शिक्षक दिवस अलग है। कल जो बीता और कहा कलश ने या किसने उसके पहले भूमिका देते हुए कि छुट्टी थी तो इसलिए कल का कार्यक्रम संभव नहीं था। अब तो ऐसा है कि छुट्टी हो या ना हो, इस वर्चुअल माध्यम ने सबको बराबर कर दिया है। आप चाहें तो इतवार को भी आराम से कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन अपने पास रहना चाहिए। 8 दिन 7 दिन, एक दिन मैं अतिरिक्त कह रहा हूँ, लगे रहेंगे तो फिर अपने लिए क्या समय बचेगा। तो ज़रूरी है हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि बीच में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, उसके बगैर आप तरोताज़ा महसूस नहीं करते। कबीर का स्मरण किया अंजू जी ने भी, महेंद्र जी ने भी, और लोगों ने भी। जब भी शिक्षक की बात आती है, गुरु की बात आती है, तो कबीर तो याद आते हैं हम लोगों के लिए। और आप जिस कॉलेज में हैं खालसा, तो वहाँ तो गुरुओं की पूरी परंपरा है। वहाँ पर कबीर या रैदास या दूसरे लोग ये गुरु नहीं माने जाते, वो तो भक्त हैं। वो एक अलग मामला है जिस पर फिलहाल आज कोई मतलब नहीं बात करने के लिए। लेकिन समझिए कि जो वाहे गुरु है, जो ईश्वर है, उस तक आप कैसे पहुँचेंगे? उस तक पहुँचेंगे गुरु के ही जरिए। ईश्वर की प्राप्ति गुरु के जरिए ही हो सकती है। ईश्वर का मतलब जो भी परम पद है, उच्चतम पद है, उच्चतम जगह है। रज्जब ने लिखा है, सभी संतों ने, जितने भी संत हुए हैं और जिनकी संख्या कम नहीं है, इन सभी ने जो साखियाँ लिखी हैं, साखियों को बांटा गया है अंग में। उसमें जो प्रारंभ होता है गुरु को अंग, गुरु का अंग, तो पहला हिस्सा जो है वो गुरु को ही समर्पित होता है। तो लिखा है रज्जब ने कि सृजन हारे जगत के सदा सु शब्दों माहि, रज्जब गुरु गोविंद जीव बचनों बाहिर नाहि। ये तीनों ही भाषा में संभव होते हैं। सृजनहारे जगत के, जो संसार का निर्माता है, वह ईश्वर कहाँ रहता है, उसकी जगह कहाँ है? उसकी जगह भाषा में है, क्योंकि भाषा ने ही उसे रचा है। ईश्वर की रचना भाषा में हुई है। अगर आप अपने बच्चे को ना बताएं ईश्वर के बारे में, तो कभी नहीं जानेगा। भाषा के जरिए उस तक पहुंचता है ईश्वर। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा शरीर में कहाँ है? आत्मा नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे भाषा ने ईश्वर की रचना की, वैसे ही आत्मा की भी रचना की। सोल भी भाषा ने बनाया और ज्ञान भी भाषा ने बनाया। ज्ञान, आत्मा और ईश्वर, इन तीनों का निवास भाषा में है, इन तीनों का अधिवास भाषा में है, क्योंकि ये भाषा की ही निर्मितियां। गुरु का सारा कार्य व्यापार
महेंद्र जी कार्य व्यापार की बात कर रहे थे, तो गुरु का सारा कार्य व्यापार भाषा में चलता है। भाषा की महिमा अपार है और वो एक अलग विचार का विषय है, लेकिन जिस तरह से उसको बरतता है गुरु, वो अद्भुत है। मैं भी कबीर से ही अपनी बात शुरू करूंगा। उसी भाषा का इस्तेमाल सुकरात किया करते थे, गुरु थे, सार्वजनिक गुरु थे, सार्वजनिक शिक्षक थे। कहीं भी खड़े हो गए और बात करने लगे, 4 लड़के उनके पास इकट्ठे हो गए, सुनने लगे, 4 से 8 हो गए और खुद भी उनके मन में बहुत सारे सवाल होते थे और उन सवालों से वो अपने आसपास जो खड़े हुए युवा थे उनको लैस कर दिया करते थे। और इस तरह से पूरे कहें कि एथेंस में ज्ञान की लहर दौड़ गई है कि गुरु अगर मतलब सक्रिय हो गया तो एथेंस बदल गया है। स्पार्टा नहीं रह गया। स्पार्टा में देह कैसे बनाई जाए, पहलवान कैसे बने, इस पर जोर होता था। एथेंस आसपास की ही राजधानियां, और एथेंस में ज्ञानी कैसे बना जाए। उपनिषदों में क्या है, शिष्य और गुरु आचार्य आसपास बैठते हैं। उपनिषद का मतलब ही होता है आसपास बैठना। आसपास जब बैठते हैं तो कोई नई बात सूझती है। हम यहाँ पर आपके साथ ना बैठे तो कोई नई बात मुझे भी नहीं सूझेगी, आप भी अकेले रहें कोई नई बात नहीं सूझेगी। जिनको आप एकांतवासी मानते हैं वो भी होते हैं बहुत से लोगों के साथ, इतनी स्मृतियों का उनके पास जखीरा होता है, अकेले नहीं होते। अकेले रहना मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, मनुष्य की प्रकृति के विपरीत। अकेला नहीं हो सकता, मजबूरी में ही कोई होता। तो जब साथ इकट्ठा होते हैं, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाए का करी, ये किसकी पंक्ति है? हिंदी के विद्यार्थी बताएं, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाए का करी, ये तुलसीदास ने लिखा कवितावली में। इकट्ठे होते हैं तो कोई राह सूझती है। माना यह जाता है कि अकबर के शासन काल में बड़ी संपन्नता थी, लोग बड़े खुश थे, न्याय होता था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सभी को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन कवि जब देखता है, मैंने इसीलिए इससे पहले उनकी चर्चा की तुलसीदास की, कि जब कवि देखता है, कवि की अपनी निगाह होती है और वो असल में वो सार्वजनिक शिक्षक है। कवि जो है वो असल में शिक्षा का ही काम करता है। जो 3 तरह के उपदेश होते हैं उसमें कवि जो है वो कांता सम्मित उपदेश देता है, शिक्षक की भूमिका में है। तरह तरह के उसके रूप हैं ना शिक्षक के, उसमें एक रूप जो लोक कल्याण का काम करने वाला वो जो शिक्षक है वो कवि। तो उसमें है कि सभी लोग जिनके पास कुछ है नहीं, सब कुछ छीन लिया है, वो जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, वो गल रहे हैं, सिद्धिमान हैं, क्षयिष्णु हैं, सोच बस हैं, चिंता में डूबे हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं, तो अब राह निकलेगी, ऐसा वो कहते हैं। स्वर्ण काल माना जाता है कि भैया अच्छे दिन थे जब अकबर था, लेकिन कभी कह रहा है कि नहीं, अच्छे दिन तो नहीं थे। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बनी, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकर। लेकिन मैं जो कबीर को याद कर रहा था वो इसलिए, कबीर ने लिखा है कि पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। कि मैं तो लोक के पीछे या वेद के पीछे लगा हुआ था कि ये हमारा बेड़ा पार कराएंगे। संसार को सागर कहा गया है और सागर को पार करना कठिन है, भवसागर इसीलिए कहा जाता है, भव माने संसार।
तो इसीलिए किसी का सहारा चाहिए, अकेले तो आप कर नहीं सकते। तो कहा कि अभी तक जब तक मुझे गुरु नहीं मिले थे तो मैं कभी वेद की तरफ भगता था, जो शास्त्रीय ज्ञान है उसकी तरफ जाता था, और कभी लोक की तरफ जाता था। लोक और वेद ये दोनों के पीछे लगा हुआ था, पीछे पीछे जा रहा था। पिछलग्गू ही मैं रहता और पिछलग्गू में ही मेरी जिंदगी कट जाती। लेकिन गुरु ने खुद ही मुझे खोज लिया, आगे से आकर के मिले, मैंने खुद ही पहल की और मुझे दीपक दे दिया। अंधेरा है तो अंधेरे में आगे चलता है, आगे वाले के पास टॉर्च होती है या कम से कम दावा करता है कि वो देख पा रहा है, उसके पीछे बाकी लोग लगे होते हैं। तो वैसे ही मैं पीछे लगा हुआ था। तो कहा छोड़ो, ये कहीं भी तुम्हारा पांव पड़ सकता है। जाका गुरु है आंधरा, चेला है जाचंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अगर शिक्षक खुद ही ना समझ हो तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों डूब जाते हैं। तो कहा, गुरु ने मेरे कहा कि उसमें मत पिछलग्गू मत बनो, ये दो मैं दीपक दे रहा हूं। और अब दीपक दे करके गुरु चलते बने, अपने रास्ते पर चले गए गुरु। ये जो आगे ते सतगुर मिला दीपक दिया हाथ, ये नहीं कि उंगली पकड़ लिया और मतलब लिए जा रहे हैं आपको अपने साथ। फिर तो लोक और वेद ही में क्या बुराई थी। इतना नहीं कहें कि साथ में जाते, इतनी दूर तक ही साथ देता है शिक्षक जितना वो दीपक आपके हाथ पर रख दे। उसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तब ये तो एक मुहावरा है 2 कौर खाने का, लेकिन 2 कौर नहीं खाते आप, 10-12 कौर खाते हैं। तो वैसे ही दीपक रखने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही है, उसके बाद में तो जरूरत नहीं है कि वो आपका हमेशा आपके पीछे आपके साथ लगा रहे और आपको रास्ता बताता रहे। उसने दीपक आपके हाथ पे रख दिया है, रोशनी आपको दे दी है, रास्ता आप खुद खोजेंगे, चलेंगे खुद, पहल खुद करेंगे और रास्ता खुद तय करेंगे। ये इतनी भूमिका है, साथ लेकर के चलने की। रास्ता मैं पार कराऊंगा। जो संरक्षक है वो शिक्षक नहीं है। जो पैट्रोनाइज करता है कि हमारी शरण में रहो, जो शरण में रहने वाली बात है वो शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक तो कबीर के अनुसार वही है, दीपक दिया और अपने रास्ते पर चला गया। इसीलिए कहते हैं कि कई लोग मेरी साखी गाते हैं, मेरे शब्द गाते हैं और उनको लगता है कि मैं उनका बेड़ा पार कर लगा दूंगा। कबीर कहते हैं मैं नहीं लगाने वाला हूँ। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबर न जाना। आपको खुद ही आत्मशोध करना होगा और उसमें कोई शिक्षक जो है आपकी सहायता नहीं कर सकता। उसको तो आपको खुद ही करना है। उसने दीपक दे दिया है। अब आप देखिए, अपने को खोजिए, अपने को खोज लिया आपने तो रास्ता भी आपको मिल जाएगा। ये इतनी भूमिका है शिक्षक की। बेड़ा पार आपको खुद करना है, मतलब जो पतवार चलाने वाला काम आपको करना है। उसने बता दिया कि ऐसे रास्ता जो है इस तरह से रोशनी आपको मिलती रहेगी। तो रोशनी का सिर्फ वो इंतजाम करता है, बाकी उस रोशनी को भी, क्योंकि दीपक दिया हाथ, आपके हाथ में दीपक रखा, तो जिन चिरागों को हवाओं से कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। तो वो चिराग जो है वो आपको बचाना है। जो ज्ञान के गायब होने में बहुत समय नहीं लगता। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास आपने नहीं किया तो ज्ञान चला भी जाता है, हमेशा साथ नहीं रहता। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए,
ये जो शास्त्र है उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। मैं हर बार जो है वो संधियों के जो सूत्र है आकाश वर्णे दीर्घा याद करता हूँ, जरूरी है। ये बहुत कहें कि लंबे समय तक अभियान चलाया गया कि रटना तो बहुत ही नकारात्मक काम है, याद कर लेना ये बहुत ही रट्टू विद्या, मतलब इसको तो इसके ऊपर इतना लांछन लादा गया कि जैसे मतलब लगा कि अगर आपने कुछ रट लिया तो आप कहीं के नहीं रहे, आप जीनियस थे, आप जीनियस नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें रटनी पड़ती हैं, रट लेंगे बाद में उसका अर्थ खुलता है। बचपन में मैंने बहुत सारी चीजें याद कर ली थी, याद करा दी गई थी, उसका अर्थ उस वक्त नहीं खुला, लेकिन मेरे पास थी, मेरे स्मृति कोश में वो जमा हो गई तो बाद में उसका अर्थ खोलता हूँ। तभी खुलता है जब आपके पास है ही नहीं, आपकी कोई स्मृति ही नहीं है, आपने कोई रट्टा मारा ही नहीं है, तो क्या किसका अर्थ खोलेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों से कई बार कहता हूँ, अभी तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि नई ये जो कोरोना काल ने इतनी दूरी पैदा कर दी है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो वक्त है 1.5 साल में गुजरा है, जिसमें दूरी, किताब ले लीजिए, किताब लेकर के आइए, नहीं मतलब इंश्योर नहीं कर सकता, फिर आपको विवेक पर भरोसा करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि आपके विद्यार्थी बहुत जिम्मेदार हैं, आपने कह दिया है कि किताब लेकर के आइए तो जरूर लेकर के आए होंगे। कलम और नोटबुक लेकर के बैठिए, ये कहने की जरूरत नहीं होती, खुद ही बैठना चाहिए, तब भी याद कराना पड़ता है, शिक्षक को याद कराना चाहिए कि जब बैठे रहें। हर एक विद्यार्थी विवेकानंद नहीं होता, जिनको ये गुमान हो कि विवेकानंद है, यानी कि जो एक बार सुन लिया वो कभी भूलेंगे नहीं, वो आप समझिए कि वो ये वाली बात सबके साथ नहीं होती। इसलिए ऐसी कलम जिसमें रिफिल हो, चलती हो, वो अपने पास रखना चाहिए, और ऐसा नोटबुक जिसमें पन्ने सादे बचे हुए हैं। नहीं तो कलम भी है और कॉपी भी है, नोटबुक भी है, लेकिन ना तो नोटबुक में कोई पन्ना खाली है, ना कलम में स्याही है। मतलब क्या है, जो संप्रेषण की प्रक्रिया है कि एक वक्ता हो, एक श्रोता हो, एक कोड हो, मैसेज हो और एक भाषा हो, तो संवाद की और अनुकूल माहौल और संवाद की प्रक्रिया पूरी होती है। वैसे ही जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो दोनों की तैयारी से पूरी होती है। मैं 5 किताबें देखूंगा, कोई शिक्षक तैयारी करके आएगा तो, और हर बार तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो अंजू जी ने कहा कि आपको बोलना है और बिना उसका प्रारूप तय किए हुए मुझे बोलना क्या है, इसके लिए मेहनत किए हुए मैं बैठ गया हूँ, वो तो मतलब ही नहीं होता। वो जब तैयारी मैं कर रहा हूँ तो न्यूनतम अपेक्षा रखता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमको सुन रहे हैं, वो भी कम से कम इतना तो करके एक किताब टेक्स्ट बुक ले लेंगे, एक सादा पन्ना या नोटबुक साथ में रखेंगे और एक चलती हुई कलम रखेंगे। कुछ चीज़ें शिक्षक की बात न भी आप नोट करें, क्योंकि शिक्षक कई बार कोई ढंग की बात, कोई सार्थक बात नहीं बोल पाती, तो भी आपको जो सूझ रहा है उस वक्त वो लिखेंगे, वो भी एक तरह की शिक्षा है। तो जो जिसको बुद्ध कहते थे, बुद्ध बड़े शिक्षक थे, बड़े शिक्षक थे। ग्रियर्सन ने जो घर घर घूमे, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने एक जो काम किया कई खंडों में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत की भाषाओं का अध्ययन किया, और वैसा उस जोड़ का काम अब तक नहीं हुआ जैसा काम करके वो चले गए। उन्होंने लिखा है कि इस देश में 2 ही लोक नायक हुए, 2 ही समाज शिक्षक हुए हैं। एक तो बुद्धदेव थे, नंबर 1 पर उन्होंने बुद्ध को रखा है, महात्मा बुद्ध को रखा है, गौतम बुद्ध को रखा है, और दूसरे पर उन्होंने रखा है तुलसीदास को।
तुलसीदास चूंकि घर घर में उनकी व्याप्ति देखी उन्होंने, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार हो, जिस तरह की व्याप्ति देखी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि दूसरा कोई लोक नायक अगर है तो वही है। तो जो अपदीपो भव कहा महात्मा बुद्ध ने, अपना दीपक खुद बनो। अब ये जब कहना है ना, मैं विवेकानंद की बात कर रहा था और उस रटने की के महत्व की तरफ ध्यान दिलाने की बात कर रहा था। वो चीज छूट रही थी, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको वहाँ वो बात समाप्त हो जाए। तो उपनिषदों का शायद छांदोग्य का है या कट का है, मैं ठीक से कह नहीं सकता, लेकिन इस वाक्य को दोहराया करते थे विवेकानंद, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। उत्तिष्ठ जागृत, उठ जाओ, फिर जगो, फिर जो श्रेष्ठ है, जो काम का है, उसे प्राप्त करो। उसे पहचानो और उसे प्राप्त करो। प्राप्य वरान्य बोधक, जो वर है, जो श्रेष्ठ है, उसका पहले बोधन हो जाए, पहले समझ लो, फिर उसको प्राप्त करो। तो उठ जाओ और फिर जगो। कई बार हम नींद से उठ जाते हैं लेकिन तब जगे हुए नहीं होते, जगते हैं थोड़ी देर बाद में। उठना जरूरी है, भले उठना है, फिर नींद टूटती रहेगी। उसके कहें कि उसके उठे बगैर नींद नहीं टूटेगी। उठ जाओ फिर जग जाओ। उठने के बाद तो पहले तो अपने भीतर रख लो। नदी का रूप अगर याद रहेगा तो षष्ठी बहुवचन में क्या है वो तब आप निकाल सकेंगे। अभी उस पर तरफ ध्यान ही नहीं दिया है और आपको लगता है कि नहीं, जो जीनियस लोग होते हैं उनको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास मौलिक ज्ञान होता है। ये गुमान खतरनाक है। जो 3 इडियट फिल्म आई थी उसमें आप देखिए, जो उसका नायक है आमिर खान, वो जो रट्टा मारता है उसमें तो बहुत ही नकारात्मक तरीके से चीजों को दिखाया गया है। लेकिन जब वो आमिर खान जो उसमें जो भी उसका नाम हो, जब वो सुनाता है तो उसको मालूम है कि उसने सब कुछ याद कर रखा है। तो दूसरे पर टिप्पणी करना कि देखिए याद करना तो बहुत बुरी चीज है, याद करके रखना। आप हिंदी ऑनर्स में बीए करके निकल गए और आपको घनानंद की कोई पंक्ति नहीं आती, आपको पद्माकर की कोई पंक्ति नहीं आती, आपको कोई ढंग का दोहा नहीं याद है, कोई पद नहीं मालूम है कबीरदास का, तो मतलब नहीं रह जाता। ये तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। याद करने का मतलब यही है कि बार बार आप देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बगैर याद नहीं होती चीजें, बार बार देखना होता है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार फिर वो आपके भीतर जगह बनाता जाएगा। तो ये जो अपदीपो भव है कि अपना दीपक खुद ही बनो, ये जो बोधन कराना, याद कराना कि आपके भीतर वह ज्योति है, ज्ञान की वह ज्योति है। आपको पता नहीं है, हनुमान को पता नहीं है कि वो ये समुद्र लांघ सकते हैं। उसके लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है, जामुन की जरूरत पड़ती है, जो ये एहसास कराए कि भाई अपदीपो भव, आप तो अपने खुद ही रोशनी है, किसी और से रोशनी लेने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी का तो व्यापार होता है। लालटेन पर एक व्यंग लिखा है हरिशंकर परसाई ने, जब कहीं मौका लगे तो जरूर पढ़िए कि लालटेन बेचने की, रोशनी बेचने की तो धर्माचार्यों में होड़ लगी रहती है। तो वो वाली बात नहीं है, वहाँ की बात नहीं है। ये जो खुद ही आपके भीतर वो जो मणि है, एक तो तेल वाली कहें की बात है कि तेल भरते रहिए रोशनी आए, लेकिन जो मणि है, मणि में तेल डालने की जरूरत नहीं होती, वो
अपने आप मतलब कि रोशन रहता है, वो आपके भीतर वो मणि है, ये बोधन कराना, ये काम शिक्षक का होता है। इसीलिए ग्रियर्सन ने कहा कि इस देश को जगाने वाला जो पहला शिक्षक है वो तो महात्मा बुद्ध है, और इसी चीज को पकड़ा हमारे भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा हमारे 3 गुरु हैं, 3 गुरुओं की चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर ने, जिसमें पहले नंबर पर उन्होंने रखा महात्मा बुद्ध को। क्यों रखा? उन्होंने कहा कि बुद्ध की कई परंपराएं हैं, एक हीनयानी है, एक महायानी है, एक वज्रयानी है, एक सहजयानी है, एक तंत्रयानी है, कौन कौन से यानी निकले वहां से। लेकिन उन्होंने कहा मैं इस जितने यान निकले हैं, जितनी सवारियां निकली हैं, उनके विचारों के सहारे मैं किसी और यान पर नहीं बैठूंगा। मेरा यान जो है वो नवयान है। जो अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म स्वीकार किया है वो उन्होंने खुद ही इजाद किया है, उससे पहले नवयान नहीं है। पूरे आप बौद्ध दर्शन और धम्म का इतिहास देख लीजिए, कहीं भी आपको नवयान नहीं मिलेगा। हीनयान, मंत्रयान, वज्रयान, महायान सब मिलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं। उन्होंने कहा नवयान है, यहाँ पर कोई संघ नहीं होगा, अपदीपो होगा, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को, वैयक्तिकता को, व्यक्ति को महत्व देते थे, व्यक्ति को केंद्र में रखते थे अंबेडकर। तो उन्होंने कहा हमारा जो है, क्योंकि उसमें भेड़ तंत्र हो जाता है, भीड़ तंत्र जो है वो भेड़ तंत्र हो जाता है। शीप को, भेड़ को कहीं हाँक दीजिए सब इकट्ठा जाएंगे। कहा नहीं, हमारा जो मनुष्य होगा, हमारा जो बौद्ध होगा, बौद्ध धर्मानुयायी होगा, वो अपने में स्वायत्त होगा, ऑटोनमस होगा। वो मतलब संघम शरणम गच्छाम वाला नहीं है, वो तो अपदीपो वाला है। ये अपदीपो ही असल में नवयान है अंबेडकर का। इसको ध्यान में रखें कि ये एक एक व्यक्ति को जागरूक होना है, एक एक व्यक्ति को स्वाधीन होना है। समूह की स्वाधीनता जरूरी है, लेकिन व्यक्ति की स्वाधीनता तो मूलभूत है, वो तो बुनियादी है व्यक्ति की स्वाधीनता। क्या काम है गुरु का? हम जो हिंदी के साहित्य के शिक्षक हैं, हम जो धन्यवाद लिंगम साहब, जो हम साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं, हम असल में हमारा जो कार्य व्यापार है वो तो मूल स्रोतों से जुड़ करके ही चलता है। ये मेरा बड़ा प्रिय उदाहरण है, मैं यहाँ फिर से उसको दोहराऊं कि सूरदास की पंक्ति है, धेनु दुहत अतिहि रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। कृष्ण जो है वो दूध निकाल रहे हैं, दुह रहे हैं, निकालने मतलब दूध दुह रहे हैं, और बगल में राधा खड़ी हुई हैं। अभी जन्माष्टमी बीती है, हमने खूब कृष्ण को याद किया है। तो उस वक्त कृष्ण के मन में वो प्यार उमड़ता है। तो एक जो है बर्तन है दूध जहाँ पर निकाल मतलब दूहते हैं तो जाता है, हम उसको लोग बोलते हैं दुधाड़, दूध रखने वाला बर्तन, और एक धार उसमें मारा, एक धार राधा की तरफ कर दिया, राधा के चेहरे पर, राधा के बाहों पर, राधा के किसी अंग पर दूसरी धार जाती है। ये श्रृंगारिक चित्रण है। जब मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ, पिछले साल मैंने जो है 3 साल पहले सवाल किया था, दूध कहाँ से आता है? तो कहा कि मदर डेयरी से। दूध मदर डेयरी से आता है? नहीं, आप फिर से सोच कर बताइए।
तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ तो अमूल से आता है, मदर डेयरी का नहीं लेते। मेरी माँ को मदर डेयरी नहीं पसंद है। हमने कहा नहीं और सोचिए। तो तीसरे ने कहा कि सर वो कुछ नहीं, मेरे पापा कहते हैं जब डीएमएस आया था तो उसका दूध अच्छा था। जापान के सहयोग से दिल्ली में दूध के बिक्री का उसके बूथ स्थापित हुए थे, अभी भी चल रहे हैं, जो डीएमएस का दूध होता है, दिल्ली मिल्क स्कीम। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो डीएमएस का दूध आता है। तो अब सुनते हुए चौंका कि मैं ये जो पद है सूरदास का पढ़ाऊं कैसे, क्योंकि गाय का कोई बिंब ही नहीं है। दूध कहाँ से आता है, मदर डेयरी से आता है कि अमूल से आता है कि डीएमएस से आता है, तो गाय कहाँ गई, फिर वो धेनु कहाँ गई है। धेनु तो कहने पर फिर वो गूगल में सर्च करेंगे कि धेनु का किसका पर्यायवाची क्या है, तो मालूम होगा कि गाय है। ये भी एक समस्या हो गई है। पर्यायों से इतने वंचित हो रहे हैं। सूर्य के कितने नाम हैं, इंद्र के कितने नाम हैं, पृथ्वी के कितने नाम हैं, आकाश के कितने पर्याय हैं, नहीं इस्तेमाल ही नहीं है। न तो गुरु इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पड़ी है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी भी। तो जितने हम वंचित होते जाएंगे अपनी भाषा संपदा से, उतना ही आसान होगा कि हम अधिकार संपन्न जागरूक नागरिक से उपभोक्ता में बदल दिए जाए। जो भी कहा जाएगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि भाषा के निर्वचन की, भाषा को एक्सप्लेन करने की हमारी क्षमता जा चुकी है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान कोश हमारे लिए छोड़ा है, उसको कैसे जब कहते हैं वो भाषा के जरिए आपको मिलता है। भाषा आपसे काट दी गई। कभी मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता था, मैं नया मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 1 साल पढ़ाया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो कि भाई 6 ऋतुएं कौन सी होती हैं। तो मालूम हुआ कि 16 बच्चे हैं, 16 में से 8 लोगों ने सुना दिया कि 6 ऋतुएं कौन सी होती है। उसमें 4 लोगों ने तो क्रम से सुना दिया। बाद में जब मैं देशबंधु कॉलेज में आया तो वहाँ पर भी एक प्रयोग बीच बीच में करता रहता हूँ। अब तो ऋतुओं के नाम भूल जाइए, अब तो पूछूं कि 7 दिनों के नाम सुना दीजिए। सोमवार, मंगलवार, उसके बाद में वेडनेसडे आ जाता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ जाता है। दिनों के नाम भूल रहे हैं। दिनों के नाम आपको नहीं मालूम कि बृहस्पतिवार क्या है। बृहस्पति शब्द जब ध्यान में आएगा तो वो जो शिक्षक है, देवताओं का शिक्षक है, इसलिए उसको उस दिन को गुरुवार बोलते हैं। वो शिक्षक भी आपसे निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि इसको गुरुवार को कौन सा थर्सडे कहते हैं ना। तो थर्सडे से तो मैं तो मतलब गुरु तक, बृहस्पति तक पहुंचता ही नहीं। बृहस्पति और शुक्र ने मिल करके प्लानिंग की थी, और जो ये मंथन है, समुद्र मंथन, तभी संभव हुआ था। बिना उस प्लानिंग के संभव नहीं होता। और अगर आपने बृहस्पतिवार भुला दिया, भूल गए, बड़ी सहजता से भूल गए, कभी आपको खटका भी नहीं हुआ, तकलीफ भी नहीं हुई कि आपके हाथ से कौन सी संपत्ति, कौन सी संपदा, भाषा संपदा जा रही है। और तो बाद में अगर आप कोशिश करेंगे कि उसका फिर से अर्जन कर सकें, अपने बच्चों के लिए अर्जन कर सकें, नहीं कर सकेंगे। जिनके माता पिता भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, और उनको उनके मन में एक हिकारत, एक तिरस्कार भाव आ गया है, क्या इस भाषा में क्या है, हम क्यों बोलें इसको, भूल जाते हैं। और बाद में फिर वो जो नॉस्टैल्जिया उनको घेरता है, वो कहें कि अतीत राग उनको घेरता है, नहीं हमको जो कुछ कोशिश कर ले, फिर वो तो जो नकली प्रेम होता है वो उन्माद के रूप में आता है।
असली प्रेम तो असली ही होता है, जो जिसके साथ आपका संपर्क बना हुआ है, वो तो असली प्रेम है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहा करते थे कि देश प्रेम का क्या मायने हैं, कि जीडीपी कहाँ गई, कितनी पहुंची, जो कितना खर्चा हुआ और कितनी बचत हुई, ये जो आंकड़ा है, आंकड़े का ज्ञान होना ये देश प्रेम नहीं है। कविता क्या है, निबंध जरूर पढ़िए, खोज करके पढ़िए। हमारे एक शिक्षक जैसे आचार्य हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, सुभाष चंद्र जी, तो उनका अपना चैनल है, उन्होंने तो उस निबंध को 3 भागों में पढ़ दिया है, कविता क्या है। अंजू जी बताएंगी, वो लिंक भी आपको शेयर कर देंगी मंथन पर, तो निबंध पढ़िए। उन्होंने कहा कि आपको खेत खलिहान का मालूम नहीं है, यहाँ की मिट्टी का पता नहीं है, यहाँ के तालाबों का रंग और उसका आकार मालूम नहीं है, यहाँ के पेड़ों, यहाँ के पक्षियों का, यहाँ के पौधों का, वनस्पतियों का जो पूरा अपार संसार है, जो कहीं और नहीं मिलता है, जैसा वैविध्य हमारे यहाँ है भारत में, आप इसको नहीं जानते तो देश को जाने बिना देश प्रेम का दावा झूठा है। बजट की जानकारी करके इतना खर्चा हुआ और इतना अर्जन हुआ, इस बार जो है जीएसटी से बड़ा कलेक्शन हुआ है, ये जानना ये देश प्रेम नहीं है। देश को जानना देश प्रेम है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास हुए प्रेम नहीं होता। प्रेम होने के लिए विश्वास होना जरूरी है। देश प्रेम का मतलब है देश को जानना। जानेंगे तो देश पर विश्वास होगा, विश्वास होगा तो देश से प्रेम होगा। ये जो परिपाक होता है प्रेम का, इसकी एक प्रक्रिया है, उसके बगैर नहीं संभव है कि प्रेम आपको शून्य में नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि जो स्रोत की तरफ ले जाना, कि दूध कहाँ से आता है, तो आप जाने कि गाय क्या है तो भैंस क्या है, तो दूध दुहने से पहले कितनी तैयारी करनी होती है, दूध दुहने के बाद में किस तरह से उसको रखा जाता है, उसमें जो श्रम लगता है, उसमें जो चौकसी बरती जाती है, इन सबको जानना होता है। उसके बाद में जब आप वो पढ़ेंगे, दोनों ही चीजें हैं कि मैं नहीं माखन खायो, तो वो अर्थ उतरेगा। नहीं तो ये सिर्फ शब्द होगा, अर्थ रहित शब्द होगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम ये है। तो जो शब्दार्थों सहितो काव्यम, कविता क्या है? शब्द है, लेकिन शब्द नहीं है। शब्द से तो काव्य नहीं बनेगा, अर्थ से का बनता है काव्य। ऐसे शब्द जिनका अर्थ है, यानी कि आप रोटी खा रहे हैं, रोटी गेहूं से बनी है और गेहूं पैदा करने वाला आपके ध्यान में है ही नहीं कि वो पिछले 10 महीने से देश के दिल्ली के बैठा हुआ सराहत पर 600 जाने उसकी चली गई हैं। जो अन्न उत्पादक है, अन्न से रोज पेट भरते हैं, लेकिन अन्न उत्पादकों के दुख और संघर्ष से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। शिक्षक का काम ये होता है कि शब्दों की दुनिया में आपको घुमाए, लेकिन मूल तक ले जाए, जहाँ से वो चीजें आती हैं, जहाँ से अन्न मिलता है, जहाँ से दूध मिलता है, जहाँ से ये जो जीवन को संभव बनाने वाली चीजें आती हैं, वो जब तक आपके सरोकारों में वो शामिल नहीं होगा, तब तक बात नहीं, तब तक शिक्षक का काम पूरा नहीं होता। वो तो मूल तक ले जाना, स्रोतों तक ले जाना, वो बहुत जरूरी है। भूमंडलीकरण के आने के बाद में ये जो गैप है, जो फांक है, ये गहरी हुई है। एक सवाल बार बार आता है, किसी ने लिखा भी, नहीं भी लिखा तो भी जानना चाहिए। रोजगारोन्मुखी शिक्षा, जो शिक्षा रोजगार दे वही होनी चाहिए। कहते हैं कि वही
शिक्षा जरूरी है, बाकी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि जो अप्लाइड नॉलेज है कि फलानी कंपनी को 3 चाहिए परख नली विशेषज्ञ, तो एक कोर्स खोल दिया गया, उसमें परख नली क्या है वो पढ़ाया जा रहा है। अप्लाइड फिजिक्स हो गई, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गई, अप्लाइड बायोलॉजी हो गई। ये अप्लाइड जो है तुरंता आपको इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट चाय चाहिए, इंस्टेंट रोटी चाहिए, रेडीमेड मिल जाए, उससे ज्ञान का सर्जन नहीं होता। कई बार होता यह है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है, ये जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, अगर वो रोजगारोन्मुखी शिक्षा वाले होते, अगर उनका ये होता कि भाई स्पॉन्सरशिप मिली कि नहीं मिली फलाने लैब से, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो स्पॉन्सरशिप वाला तो ये है कि अगरबत्ती का प्लांट लगाया है और उसको 6 नौकर चाहिए अगरबत्ती के लिए, उसने कह दिया खालसा कॉलेज से कि हमको जरा 6 नौकर चाहिए, तो 6 लोगों को अगरबत्ती वाली ट्रेनिंग दे दी। वो भी एक तरीका है पढ़ने पढ़ाने का। लेकिन जो परफ्यूम है, जो सुगंध है, सुगंध की जो संकल्पना है, सुगंध की जो तत्व विश्लेषण है, वो अप्लाइड केमिस्ट्री से नहीं आ सकती। उसके लिए तो आपको सैद्धांतिक तैयारी करनी पड़ेगी और तुरंत उसकी कोई मार्केट वैल्यू वो आप तय नहीं कर सकते। ये चिढ़े हुए थे तुलसीदास इस चीज से, ये हमेशा रहा इस तरह का कि भाई जिससे तुरंत कहें कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने से पहले तय रहे कि ये टायर बनाने वाली कंपनी है और ये पुराने कॉलेज को इसने दे रखा है ये ठेका कि टायर बनाने के लिए उसको हर साल 9 या 10 नौकर दिया करें, कर्मचारी दिया करें, तो इतनी सीटें रहती हैं। वो भी एक तरीका है कहें कि शिक्षा अर्जित करने का, लेकिन वो तरीका सब कुछ नहीं है। ये रास्ता अगर बंद हो गया, सैद्धांतिक ज्ञान को, थ्योरेटिकल नॉलेज को, जो अमूर्त है, जिसका बाजार मूल्य तुरंत तय नहीं हो सकता, अगर ये रास्ता कहें कि बंद हो गया, अमूर्त ज्ञान को हासिल करने का, अमूर्त ज्ञान में मास्टरी करने का, उस कहें कि सैद्धांतिक ज्ञान को अर्जित करने का, तो जो ये अप्लाइड नॉलेज है, जो अप्लाइड कोर्स है, ये भरा करके गिर भी सकता है। ये फिर वहीं पर रुक जाएगा। जब भी कोई नवोन्मेष शालिनी, कोई इनोवेटिव आविष्कार हुए हैं, ज्ञान हुए हैं, तो वो अप्लाइड वालों ने नहीं किए हैं। वो कोई उसके लिए कोई न्यूटन होता है, कोई क्या कहते हैं कि आइंस्टाइन होता है। आइंस्टाइन और न्यूटन अगर ये अप्लाइड कोर्स किए होते विज्ञान का, तो हो चुका, एडिशन का भला हो चुका रहता। ऐसा नहीं होता। इसलिए जो ये बाजार का तर्क है, जिसका अपना मूल्य है, उसको काटना भी ना समझिए, उसको काटना नहीं चाहिए, उसका अपना मूल्य है। क्योंकि भाई पेट तो भरना है, नौकरी तो चाहिए, तो वो तो उसका तो संज्ञान लेंगे, लेकिन ये रास्ता इसको बंद करके वहां तक जाएंगे तो तब बात बिगड़ेगी। ये रास्ता भी खुला रहे, मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, नहीं तो सारे विश्वविद्यालय जो है जियो को सौंप दीजिए। जियो विश्वविद्यालय नहीं बना, और उससे पहले हमारे यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाते हैं हम लोग, और उसका एक बड़ा बहुत एक पेट सा, बहुत एक मतलब प्रिय उसका उदाहरण है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। कि अभी आग नहीं लगी थी कि लंका जल चुकी, और लंका जलने से पहले सारे लोग वहां से चले गए। तो ये जो है कि विश्वविद्यालय नहीं बना, लेकिन ये दिखाना है कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो बहुत सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। उससे पहले वो उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की सूची में उसको डाल दिया भारत सरकार ने। मतलब उसको दिल्ली विश्वविद्यालय से, जेएनयू से, बाकी से बहुत चिढ़ है
सरकारी विश्वविद्यालय है ना, क्योंकि ये कम पैसे में और शिक्षा दे देते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। वो तो मतलब ये तो एक चिकित्सा को, शिक्षा को और अन्न उत्पादन को धंधा नहीं मानना चाहिए। ये सब इससे ऊपर की चीजें हैं जिनसे जीवन बेहतर होता है, ये ऊपर की चीजें हैं। तो उससे पहले उसको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की सूची में डाल दिया। लोगों ने पूछा कि महाराज अभी तो जियो विश्वविद्यालय बना ही नहीं है, आपने तो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की सूची में डाल दिया हुआ है। तो कहा कि नहीं, इन्होंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी उससे हमको ऐसा लगा कि जब ये विश्वविद्यालय बनेगा तो उत्कृष्ट होगा। तो अब इतनी हड़बड़ी अगर है निजीकरण की, तो समझिए इस सैद्धांतिक ज्ञान का भविष्य अंधकार में है। ये जो कारपोरेट कल्चर है, ये जो नई भूमंडलीकृत बाजार व्यवस्था है, यही चाहती है कि कुछ भी जो वेलफेयर स्टेट है वो ध्वस्त हो जाए। जब वो ध्वस्त होगा तभी उनके पास अपरिमित धन पहुंचेगा, तभी वो हर चीज का दोहन कर सकेंगे। और जब तक सरकारी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी सड़कें हैं, सरकारी रोडवेज है, तब तक उनका फिर वो बहुत बच नहीं चलता। इसलिए पूरी दुनिया में चल रही है प्रक्रिया कि भाई ये जो सरकार का मामला है उसे खत्म करो, हमको दो, हम इसको करेंगे। मुझको लगता है कि शिक्षक के रूप में ये बड़ी भूमिका हो जाती है कि जो 20 साल बाद में घटित होने वाला है, जो 40 साल बाद में घटित होने वाला है, मान लीजिए आपकी भाषा आपसे छीन ली जाएगी, आपकी संस्कृति आपसे भुला दी जाएगी, आपका देश आपसे ले लिया जाएगा और देश प्रेम से आपको भर दिया जाएगा। तो उन खतरों से आगाह करना, और वो खतरे जो है वो ये जो एडहॉकिज्म का पूरी संस्कृति आई है ना, वो मतलब वो प्रश्नांकित नहीं कर सकती इन चीजों को। जो 3 महीने के लिए अध्यापक है और मुंह देखता है अपने प्राचार्य जी का, मैं तो वहां पर मैंने पूछा कि आप क्या इन चीजों को ऐसा पढ़ाते हैं, कबीर को पढ़ाते हैं, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बाभन पांडे हम कैसे सूद। ये कबीर की बड़ी मशहूर पंक्ति है, प्रश्न करने वाली पंक्ति है, बुनियादी प्रश्न है। जब दूध हमारा एक रंग का है, खून का रंग एक है, तो अंतर कैसे है, कैसे पवित्र हो गए, कैसे हम अपवित्र हो गए। तो ये तो कहा नहीं, इस तरह के सवालों पर ले जाना डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट नाराज हो जाए, क्योंकि मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, जितने क्लास लूंगा उतने पैसे मिलेंगे, तो मैं क्यों खतरा मोल लूंगा। शिक्षक इसी अर्थ में उसको चाहिए, उसको समाज से स्वायत्तता चाहिए। समाज जो है वो तुरंत मूल्यांकन ना करे और भावनाओं के आधार पर ना करे। शिक्षक का काम खुद ही प्रश्नाकुल होना है, और जब वो खुद प्रश्नाकुल होगा तो वो चीज जा पाएगी उसके विद्यार्थियों तक, और तब ये होगा जब निर्भयता का माहौल हो, डराने वाला माहौल ना हो। सबसे बड़ी चिंता इस समय यही है। बदलते जो परिवेश में ये तो ठीक है कि ऑनलाइन शिक्षा है, उसके अपने लाभ हैं, उसके अपनी हानियां हैं। आप चाहें तो 50 विश्वविद्यालय खोल दें ऑनलाइन, क्या मतलब है। जो साथ में बैठ करने और पढ़ने पढ़ाने का आनंद है वो फिलहाल ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकती, ये मैं इस बात से मुतमईन हूँ। अब तो ये भी स्थिति हो गई है कि ट्रेन जो है बिना उसके होंगे, ड्राइवर नहीं होगा, कोई रख रखाव वाला, वो रख रखाव का काम रोबोट करेंगे। ये जो मतलब काम मिलता था वो सब जो खाली हाथ है कहाँ जाएंगे, इसको तो सोचना पड़ेगा ना। आप कम दीजिए लेकिन सबको दीजिए, और एक मतलब निर्भय बना करके दीजिए। भयग्रस्त रखेंगे और काम तो चल जाएगा। संभव है कि सफाई का काम बहुत अच्छा हो जाए, संभव है कि बजरी बनाने वाला काम ठीक हो जाए,
टायर बनाने वाला काम अच्छा हो जाए, लेकिन ये जो चिंतन करने वाला काम है, क्लासरूम अध्यापन है, ये नहीं होगा। इसके लिए तो निर्भयता चाहिए, इसके लिए तो ऐसा माहौल चाहिए जिसमें मैं निश्चिंत होकर के बोल सकूं, हमारे विद्यार्थी निश्चिंत होकर के हमसे सवाल कर सके। नहीं तो मैंने कलम चला दी और जो सवाल करते हैं सुविधाजनक, उनका केस बिगाड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ऐसा परिवेश बने जिसमें मैं भी निर्भय रहूं, मेरे विद्यार्थी भी निर्भय रहें, और जब मिल करके फिर चर्चा करेंगे, फिर मंथन करेंगे। हर क्लासरूम एक मंथन है। बहुत सोच समझ करके आपने अपनी संस्था का, इस संगठन का, इस कहें कि उसको नाम दिया है मंथन। ये हर क्लासरूम एक मंथन होता है। मंथन में अगर आप ताकत लगाते हैं, अगर आप मथते हैं नवनीत के लिए, मक्खन के लिए, तो उसके लिए आपके हाथ, आपके पांव बंधे हुए न रहें, आपके सिर पर कोई ठोक न रहा हो। ठोकेगा तो आप पूरे मन से मंथन नहीं कर सकेंगे। तो ये है कि माहौल अच्छा रहे। भूमंडलीकरण का पूरा संदर्भ है, 90 के बाद आया और लगातार बढ़ते, अब तो बहुत ज्यादा उसकी पकड़ हो गई है। वो तो घर घर में है, पेगासस के रूप में। हमारी बात कहीं और पहुंच रही है, आपकी बात कहीं और पहुंच रही है। तो ये जो नई व्यवस्था है जो भयग्रस्त बनाती है, मुझको लगता है कि हम अपने उस समृद्ध अतीत से जुड़े। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में लिखा है कि जो शिक्षक वाद विवाद से डरता है वो तो शिक्षक नहीं है, बनिया है। और वो सिर्फ पेट भरने के लिए उसने शिक्षक की नौकरी हासिल की है। तो पेट भरने के लिए, हर महीने तनख्वाह लेने के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता। तो जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली होते हैं वही इस लाइन में आते हैं, या उन्हीं को इस लाइन में आना चाहिए, उन्हीं का इस लाइन में चयन होना चाहिए। तो सर्वाधिक प्रतिभाशाली अगर शिक्षण के उसमें आए तो वैसे उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। नहीं तो वो कमरा ढूंढ रहे हैं, आधा वक्त उनका कमरा से और कॉलेज तक आने में लग जाता है, बाकी तो समझिए कि तैयारी क्या करेंगे और क्या तो पूरी सुविधा, सबसे अधिक अगर सुविधा का हकदार कोई है तो वो शिक्षक है, क्योंकि उसको पीढ़ियां बनानी होती हैं, उसको बहुत सोच समझ करके बोलना होता है, बहुत सोच समझ करके उसको कहें कि उस जो नई पीढ़ी आई है, जो जिसके बारे में कहा कि गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े को। अगर जरा सी चूक हुई, हाथ कहीं से कहीं और पड़ गया, जो वो लिए हुए होता है मारने वाला, एक चपटा सा औजार है, उसको मारता है उस कच्ची मिट्टी पर और सारा घड़ा बन जाता है। गलती हुई तो घड़ा फूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक वो सर्वाधिक सुविधा संपन्न बनाया जाए। बनेगा तो हमारा समाज, हमारा देश समृद्ध होगा। नहीं तो चीज़ें बहुत ब्लीक रहेंगी, बहुत कमज़ोर रहेंगी, बहुत अंधकार में होने के लिए अभिशप्त रहेंगी। मुझे लगता है कि मुझे ये जो मौका दिया हिंदी विभाग ने, खालसा कॉलेज का मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करूँ अंजू जी का खास तौर से, प्रिंसिपल साहब का खास तौर से, कि ये इस तरह से बात करने का और निर्भय होकर के बात करने का। हर जगह आप इस तरह बात नहीं कर सकते, तो निर्भय होकर बात करने का जो मौका मिला, मैं सभी अपने विद्यार्थियों के प्रति, जो खालसा कॉलेज के हैं, जो हमारे देशबंधु कॉलेज के हैं, जो दूसरे जगहों से भी आए हुए हैं, सबके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और खास तौर से मंथन नाम ने बहुत कहें कि प्रभाव डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें अवगत करवाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक एक करके अगर उन्होंने कोई भी आपसे प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और अगर कोई अपना माइक ऑन नहीं कर सकता तो वो चैट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको पढ़कर सर के आगे प्रस्तुत कर दूंगी। भावना का एक सवाल है, मैं देख पा रहा हूँ। भावना का सवाल है कि शिक्षक छात्र संबंध में हमें शिक्षकों से कितनी औपचारिकता या कितनी सहजता की उम्मीद करनी चाहिए। इसके बारे में कोई अंतिम बात कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सिचुएशनल होता है। जो एक परिवेश में लगता है बेतकल्लुफ, दूसरे परिवेश में वो बहुत ही लग सकता है औपचारिक, बहुत ही लग सकता है मशीनी। तो वो तो दोनों मिल करके ही शिक्षक और विद्यार्थी तय करते हैं कि वो कहाँ तक कितनी बातें। जैसे मान लीजिए मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ, उस कोर्स से अलग कोई और बात करनी है, कोई वैयक्तिक बात करनी है। तो अब ये देखना जाना चाहिए कि एक तो दो चीजें होती हैं, एक तो उस शिक्षक का रुझान कैसा है और उस छात्र का रुझान कैसा है। तो दोनों मैं कह रहा हूँ कि ये जो परिवेश तय करता है, वो जो मोमेंट है, वो जो क्षण है, वो तय करता है कि इस पर कुछ ऐसा कह पाना कि इतने यहाँ तक सहजता है, यहाँ के बाद में सहजता नहीं रह जाती। ये बड़ा मतलब बहुत सब्जेक्टिव है। ये दोनों जागरूक हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, विद्यार्थी और अध्यापक, तो वो तय कर लेते हैं कि कहाँ तक उनकी बात हो सकती है, कितनी अंतरंगता से बात हो सकती है, कितनी सहजता से बात हो सकती है। सुभाषिनी ये कुछ कहना चाहती हैं शायद। हाँ सर, जी सर, धन्यवाद। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक, नमस्ते सर। पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। तो सर मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में भूमंडलीकरण और भाषा की बात करी, तो सर मेरा प्रश्न ये है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में क्या वाकई में जो अपनी भाषाई पहचान है सर, उसको संरक्षित करने का जो व्यक्ति है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? हाँ, सही सवाल है। भाषा का रक्षण कैसे हो? हाँ, ये मान लीजिए आपकी मातृभाषा में शिक्षा बंद हो जाए, शिक्षा मिलनी बंद हो जाए, तो आप लाख कोशिश करेंगे कि आपकी भाषा बची रह जाए, नहीं बच पाती। वो संस्थागत प्रयास करने होते हैं और उसके लिए प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ता है। आप उस तरह की नीतियां बनवाते हैं, सरकार से के ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई ये जो कोई भी भाषा, वो हजारों साल का चिंतन, हजारों साल का इतिहास, हजारों साल की संस्कृति अपने में समोई हुई होती है, समाहित किए हुई होती है। और एक भाषा गई तो समझ लीजिए एक बड़ा हिस्सा जो मनुष्यता ने अर्जित किया है वो चला जाता है। तो वो इसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते हैं और संस्थागत स्तर पर प्रयास करते हैं। संस्थागत स्तर पर प्रयास करने के लिए आपको फिर उसके कहें कि इस तरह की नीतियां बनानी हैं। अगर आप खुद उस कहें कि सत्ता में हिस्सेदार हैं या होने जा रहे हैं, आप हम में से बहुत से लोग आगे चल करके उस सत्ता संरचना के हिस्सा होंगे। कोई कलेक्टर होगा, कोई मजिस्ट्रेट होगा, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। अगर हम उस स्थिति में हैं कि हम उन पॉलिसीज को, उन नीतियों को रूपाकार दे सकते हैं, तो उस रूप में अगर हम वहाँ नहीं हैं तो भी हम अपनी आवाज़ उठा करके अपनी बात पहुँचा करके उस भाषा को बचाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी, गैर संस्थागत भी और संस्थागत।
सब दिशाओं से प्रयास करना चाहिए। भाषा बचेगी तो समझिए कि हमारी जो संचित पूंजी है ज्ञान की, वो बचेगी। भाषा गई तो वो चली गई। मैं पुनः कहूँ कि थर्सडे से वो बात नहीं आती है। और ये भी नहीं कि थर्सडे अगर है तो हमारा वो यह भी रहे, मतलब किसी भी भाषा के प्रति कोई तिरस्कार भाव नहीं होना चाहिए, यह भी रहे, लेकिन हमारी भाषा हमसे छूटे भी ना। ये जितनी भी भाषा, मान लीजिए फ्रेंच में क्या कहते हैं वो भी आ जाए, चाइनीज में, मंडारिन में क्या कहते हैं वो भी आ जाए, वो भी हम जाने, लेकिन हमसे हमारी जमीन न छीनी जाए। ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ ठीक, धन्यवाद सर। सर इसके बाद चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रखा है कि शिक्षक स्टूडेंट की बढ़ती दूरियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है, देश, काल, परिशिष्टिया या कोई फोर्थ? हाँ, ये किसका सवाल है जरा? सक्षम का सर, सक्षम भंडारी जी का सवाल है ये। अच्छा, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर से आप जरा पढ़िए तो सवाल को। शिक्षक और स्टूडेंट की बढ़ती दूरियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है, देश, काल, परिशिष्टिया या कोई फोर्थ? देखिए, सबकी भूमिका होती है, किसी एक की भूमिका नहीं होती है। दूरियां बढ़ रही हैं तो उसमें सबकी भूमिका है, लेकिन उसमें जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसकी भूमिका कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर शिक्षक वो थोड़ा मतलब एकांत प्रेमी हो और वो नहीं मतलब चाहता है कि उसके लेकिन क्लास में अगर वो है, क्लास में वो आ रहा है, उसके वो अपने असाइनमेंट दे रहा है, तो उसको लेकर के अगर कोई बातचीत करने में अगर वो समझिए संकोच करता है, वो उचित नहीं है। लेकिन ये जो दूरी बनी है तो इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की चीज़ें काम करती हैं। मैंने जो 6 साल 7 साल एडल्ट एजुकेशन में काम किया है। साक्षरता मिशन में मैं रहा हूँ और तब तो मैं विद्यार्थी था एमए का। बीए में मैंने 1-2 महीने इस तरह के गांव में जाकर के पढ़ाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें रहना चाहिए, तो मैंने शुरू किया। जब जेएनयू में आया तो वहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, जो अंगूठा लगा करके तनख्वाह लिया करती थी, ऐसी महिलाओं से बात की कि आप अंगूठा मत लगाइए, हम बताएंगे कैसे करते हैं हस्ताक्षर। तो पहले हंसी, बाद में कहा कि आप भाई जी आप शुरू कीजिए। शुरू हुआ और वो 6 साल चला। 6 साल में मैंने खुद बहुत कुछ सीखा और सिखाया। उन घरों में कई बार कलह पैदा हो गई, क्योंकि जब वो उस महिला ने मालूम कर लिया कि विड्रॉल फॉर्म ऐसे भरते हैं, बैंक से पैसा ऐसा निकालते हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म ऐसे भरते हैं, तो खुद पैसा निकालना और खुद घर में पैसा भेजना वो करने लगी और उससे घर में कलह पैदा हो गई और उसका फिर हमको झेलना पड़ा। हमारे पास इस तरह की शिकायतें आई, बहुत सारे पति लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा घर बिगाड़ दिया, हमारा बजट बिगाड़ दिया। पैसे मिलते थे, हम सारा पैसे अपने ले लिया करते, तब कैश देते थे और बैंक में डालते थे अपनी मर्जी से, और आप आपने गड़बड़ कर दिया है। तो ये आप मतलब ऐसा मत कीजिए, इस तरह की शिक्षा मत दीजिए कि वो खुद मुख्तार हो जाएं महिलाएं। वो हमको मत की, मतलब हमारा घर जो है फिर वो नहीं चल पाएगा। अब वो तो अपना पैसा अपना उन्होंने रिकरिंग अकाउंट खोल लिया, उसमें डाल दे रही हैं। ये कैसे मतलब ये तो आपने गड़बड़ किया। ये होता है कि इस तरह से भी दिक्कतें आती हैं और लोग फिर रुकावट डालते हैं कि आपको जो पढ़ाना है आप काका का पढ़ाइए, आप वाक्य बनाना सिखाइए, आप ये बैंक का फॉर्म भरना, पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर, ये सब मत सिखाइए। तो ये जो निकटता होती है शिक्षक और इसमें शिक्षार्थी में, विद्यार्थी में, वो कई बार तो बहुत आनंद देती है और कई बार बड़ी मुश्किलें खड़ी करती है।
लेकिन समझिए कि ये जरूरी है। और ये तो अलग अलग समय पर अलग अलग मूड्स में, अलग अलग मना स्थितियों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। वही शिक्षक जो जिनसे मेरी बड़ी अंतरंग बात होती थी, बाद में मैं मिला तो पता नहीं कैसी अनजानी सी दूरी हो गई, मैं उसको नहीं समझ सकता। कुछ उसके घर में कोई दिक्कत आई कि क्या हुआ। हमारे शिक्षक के जब कल 5 सितंबर को मैंने अपने पुराने शिक्षकों से बात की तो हर तरह के अनुभव हुए हैं। तो ये है कि वो ये डिपेंड करता है, इसलिए कोई इसमें कोई अंतिम सिद्धांत बनाना एक कठिन है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये दूरी न्यूनतम रहे और जिस काम के लिए उस शिक्षार्थी ने उस कोर्स में दाखिला लिया है वो उसका मकसद पूरा हो। उसका मकसद जिस भी तरह से पूरा हो सकता है, क्लासरूम टीचिंग से लेकर के उसके बाद के जो सलाह मशविरा होता है, विचार विमर्श होता है, मंथन जैसी संस्थाएं करती हैं, उसमें भी शिक्षकों की भूमिका होती है। ये दोनों ही चीज़ें साथ में रहें तभी बात बनेगी। मतलब जो पहले भी कहा था फिर से कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत और संस्थागत ये दोनों चीज़ें रहती हैं। और कॉलेज जो है इस तरह का माहौल देता है अगर कि शिक्षार्थी और शिक्षक आपस में बात कर सकें, घुल मिल सकें तो अच्छा है। कोरोना काल में तो चीज़ें उलट गई हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन स्थितियाँ सहज होंगी, सामान्य होंगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें फिर पटरी पर आ जाएंगी। अभी तो दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। सैद्धांतिक शिक्षा की नैतिकता जब प्रश्नांकित हो जाती है तब अकादमिक शोध से सैद्धांतिक शिक्षा के नए दरवाजे खोलने वाले शोधकर्ताओं से स्थापित साहित्यकार एवं संस्थाएं एक साक्षात्कार के लिए हजारों रुपयों का मूल निर्धारण करते हैं। फिर आधुनिक शिक्षा के केंद्र में मूल्य बोध की भावना अधिक बलवती होने लगती है। ये मूल्य बोध जो है वो कीमत, बाजार की कीमत के अर्थ में, चूंकि सिंगल कॉमा में किया है, इस शंका का कैसे समाधान किया जाए, शायद ये कह रहे हैं कैसे समाधान हो। देखिए हमारे साथ में बहुत से विद्यार्थी रिसर्च करते हैं, 6-7 लोगों को, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ सचमुच के कहें कि दर्ज होते हैं, मेरे नाम पर दर्ज होते हैं, कुछ नाम पर दर्ज नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे ही मैंने भी अपने पीएचडी करने के दौरान बहुत सारे लोगों से सहायता ली हुई। दोनों चीज़ें हैं। ये जो प्रश्न आया है ये कभी एक प्रसंग चला है सोशल मीडिया वगैरह पर, उसके संदर्भ से जुड़ता है ये। जब आपको किसी से बात करनी है, किसी से इंटरव्यू करना है, उसका विश्वास अर्जित करना होता है। मान लीजिए मैं देवेंद्र राज अंकुर से मुझे बात करनी है, बड़े नाटककार, रंगकर्मी और हिंदी कहानी के अच्छे ज्ञाता। तो मैं पहले उनका विश्वास अर्जित करूंगा कि मैं वो एलिजिबिलिटी रखता हूं कि मैं उनसे बात कर सकूं। उसके लिए क्या है? उसके लिए तरीका यह है कि मैंने उनके द्वारा निर्देशित 5 नाटक देखे, 2 नाटकों की समीक्षा लिखी कि भाई इसमें ये अच्छाई है, ये गड़बड़ी है। उसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है जब मैं उनको फ़ोन करूं कि सर आपसे बात करनी है, और वो जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये इस तरह से विश्वास। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने कराया रजिस्ट्रेशन, उनको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप में कंटिजेंसी का भी प्रावधान है, किताबें खरीदनी है, और मैं पीछे लगा हुआ हूँ कि भाई किताब जरूर, अब जब आपको इतने पैसे किताब के लिए मिल रहे हैं
तो किताब जरूर खरीदिए। नहीं किताब तो नहीं, आप तो बेजा जो है अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हमको किताब खरीदने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं तो फोटो कॉपी हमने कराई है, मैं उस नाम पर दूंगा, तो ये नहीं चलता है। जिसके लिए जो मिला हुआ है, तो ये दूसरा पहलू ये कि अब उसके बाद में वो उन्होंने तय कर लिया कि कैसे करके मुझे फंसाना है। कोई ऐसा मुद्दा ले आए और सर बताइए ये मामला है, और मैंने कुछ कहा, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद में उसको डाल दिया सोशल मीडिया पर कि देखिए हमारे गुरुजी ने तो इस तरह की इतनी 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 घटिया बातें कही हैं, और एक माहौल बन जाता है। कंटेक्स्ट का किसी को पता नहीं होता कि उस व्यक्ति ने उसके पहले कितना परेशान कर रखा है उस व्यक्ति को, उस मतलब जिससे उसको लेना है साक्षात्कार। मेरी जो पहली या दूसरी किताब है, वो पूरा साक्षात्कारों पर आधारित है। लेकिन और जिनसे भी मैंने बात की पूरे देश में, कुछ मराठी के चिंतक हैं, कुछ कन्नड़ के हैं, कुछ दूसरी भाषाओं के हैं, कुछ हिंदी के हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, और सबसे मैंने बात की। लेकिन वही है कि उसके लिए मतलब आपको एक अपनी अर्हता, अपनी एलिजिबिलिटी साबित करनी होती है। फिर उसके बाद में कोई, और नहीं तो फिर कोई भी टरका देगा, जाइए और जाइए टरका दिया, उसके बाद में उसके खिलाफ माहौल बनाऊं, वो नहीं चलता। वो जो कह रहे हैं कि पैसे मांगते हैं, वो दो तरफा मामला होता है। अगर कोई ऐसा करता है छोड़ दीजिए उसको, अब उससे कोई ऐसा तो है नहीं कि काम रुक जाएगा। दूसरा काम कीजिए, दूसरे लोगों से बात कीजिए, उसी के ऊपर दूसरे लोगों से बात करके वो काम कर सकते हैं। तो वो कोई अनिवार्यता नहीं होती। मुझको लगता है कि ऐसी चीज़ों से मतलब बचना चाहिए। और अगर आपको मतलब पैसे ले दे करके, क्योंकि ये तो एक धंधा चल पड़ा है, ये जो पॉइंट सिस्टम आया उसने भी बहुत गड़बड़ किया हुआ है। इस पॉइंट सिस्टम ने, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे विद्यार्थी मेरे अध्यापन के से संतुष्ट हैं, ये मेरे प्रमोशन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 10 साल का अनुभव, उसमें पूरा मैंने पढ़ाया है, न्याय किया है। ये जो लेखन वाला मामला है, जो शोध वाला मामला है, ये दूसरे तरीके की हमसे मांग की जाती है। वो करेंगे कि इतने चीजें लेकर के आइए, इतने पॉइंट। उसमें होता क्या है कि उसका प्रबंधन हो जाता है, फिर यहाँ वहाँ से जुगाड़ हो जाता है। उसकी तरफ ध्यान रहना चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता ना निकल जाए कि उसके पास तो पॉइंट्स का भंडार है और आता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए। आप छोड़ दीजिए शिक्षक की नैतिकता पर, कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है, ऑपरेशन आप कराते हैं तो उस वक्त आप उस पर भरोसा करते हैं, करना पड़ता है भरोसा। ऐसे ही शिक्षक का मामला भी है, वो भी एक तरह का चिकित्सक ही है। तो कुछ उसके भी हाथ में, मतलब कोई ऐसी बेजा शर्त उस पर न लागू की जाए। वो जो जिस बात से वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो लेन देन के वाला मामला है कि आप हमको इतना दीजिए, मैं आपकी पीएचडी करा दूंगा, आप हमको, ये गैर कानूनी है और ये अनैतिक है। दोनों चीजें इस तरह का जो कहें कि लेन देन का मामला है, उससे बचा जाना चाहिए। उसने बहुत नुकसान कराया है। जी सर। सर अब मैं एक सेकंड देखती हूँ अगला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, कॉलेज में स्कूल से भी लोअर सैलरी मिलती है, इस कंडीशन में स्टूडेंट क्यों पीएचडी और नेट क्लियर करते हैं? क्या इस कंडीशन में टीचर डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा? सोसाइटी नहीं करेगी क्यों? हम इतनी स्टडी करते हैं, आखिर हम क्या करें? हाँ, इस पर तो हमने बात की है कि अगर कोई समाज ये तय करता है कि वो देश निर्माण का जिम्मा
अपने अध्यापकों को दे रहा है, अपने टीचर्स को दे रहा है, तो उसको बाकी काम से न ला दे। और जो मैंने अभी कहा कि सबसे ज़्यादा सुविधाओं का कोई अगर हकदार है, कोई अधिकारी है, कोई उसके लिए अर्ह है, एलिजिबल है, तो वो शिक्षक है। पूरी तनख्वाह मिले, समय पर तनख्वाह मिले, और वो निर्भय भी रहे, तभी जाकर के, नहीं तो जो प्रतिभाएं हैं वो इस एरिया में आएंगी ही नहीं। अगर ये नहीं हुआ, आपने उसको अनुकूल माहौल नहीं दिया, तो फिर नहीं, इधर वही आएंगे जो सेकंड और थर्ड रेट के लोग होंगे। जो सचमुच जीनियस हैं, प्रतिभाशाली हैं, फिर उधर से कन्नी काट लेंगे, और कन्नी काट लिया तो समझिए कि ऐसे पढ़ाए हुए, ऐसे लोगों के पढ़ाए हुए जिनको खुद ही ज्ञान से और अध्ययन से अरुचि है, तो वो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती जाएगी। वो जो पढ़ने आएंगे वो खुद ही अरुचि लेकर के आगे बढ़ेंगे, वो इंडिफरेंस, वो उदासीनता लेकर के आगे निकलेंगे। तो उदासीन नहीं, जो जिज्ञासु हो शिक्षक, जो खुद ही रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हो और पढ़ाता हो, मुझे लगता है उसके लिए तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जिसकी तरफ इशारा किया है उसकी पढ़ी में कि इतनी लो सैलरी मिलेगी, तो भाई एक किताब की कीमत 800-900 रुपये, 1000-1200 रुपये है। किताब कैसे खरीदी जाए, कैसे तैयारी की जाए, कैसे अपने को अपडेट किया जाए, उसके लिए तो पर्याप्त सैलरी की ज़रूरत है। IAS वालों को अखबार खरीदने के पैसे मिलते हैं और शिक्षक को नहीं मिलते। अखबार खरीदने में शिक्षक को भी तो अखबार पढ़ना है। हमारे एलाइड सर्विसेज वाले मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमको तो मिल जाते हैं, अखबार का हम देते हैं, बिल और मिल जाता है। हम तो भाई नहीं मिलता है, तो कहा कि आपके तनख्वाह में वो चीज़ शामिल होगी। हो सकता है तनख्वाह में वो चीज़ शामिल हो, लेकिन अलग से कोई मेंशन नहीं होता। तो हमको तो बड़ी उत्तम कोट की लाइब्रेरी, बहुत उत्तम कोट की सैलरी मिले, तो ही जो हमको जिम्मा दिया गया है पीढ़ी तैयार करने का, अगली जनरेशन को तैयार करने का, और हर बार हम उससे जूझते हैं। उसी में से गड़ी काढ़े खोट, अंजू जी ने बहुत बढ़िया साखी उद्धृत की, तो हम तभी उस खोट को समझ पाएंगे, उसको निकाल पाएंगे। नहीं तो कच्चा पक्का निकालते रहिए, कुम्हार के आवे से वो घड़ा, और वो चलेगा नहीं, फूट जाएगा 4 दिन में। तो गड़ी काढ़े खोट के लिए समय और धैर्य और सुविधा और साधन सब कुछ मिलना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मैं खुद ही इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कहना। जी सर अब अगला क्वेश्चन है चैट बॉक्स में ही, मोहम्मद हमजा का है ये क्वेश्चन। हाँ जी सर, जो शिक्षक की भूमिका में जो बदलाव आया है ऑफलाइन से ऑनलाइन, क्या ये परिवर्तन लंबे समय तक शिक्षक व छात्र के बीच के फासले को बढ़ाएगा? हाँ, बढ़ाएगा, फासले को बढ़ाएगा। अभी फासला दिख रहा है, अभी वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो आभासी माध्यम है वो तो फासले का ही माध्यम है, लेकिन जो क्या है कि वापस जब हम जाएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो 2 साल पहले हम इसको बारे में जानते ही नहीं थे कि इस तरह से भी कोई शब्द आएगा और चलन में मतलब कि जगह बना लेगा। लेकिन हम जब जाएंगे वापस फिर से ऑफलाइन में, तो भी ये जो ऑनलाइन है ये बंद नहीं होने वाला है। इसकी अपनी उपयोगिता है, इसकी अपनी भूमिका है। मैं खालसा कॉलेज आता, 2 घंटे मेरे आने जाने में जाते, वो मैं इस तरह से, हालांकि उस आमने सामने बैठ करके बात करने का जो उसका असर होता है, उसका जो आनंद होता है, उसकी जो अपनी खुशी होती है, वो अलग तरह की चीज़ है, वो भी बनी रहे। लेकिन ये जो नया दरवाज़ा खुला है ये बंद नहीं होने वाला है, और हम इसी में कुछ ऐसा करें कि जिसमें ये दरवाज़ा भी, ये मोर्चा भी चलता रहे,
ये यहाँ पर भी। और लेकिन वो जो दूरी ऐसी ना बन जाए कि हम पहचाने ही ना। हमारे क्लास में 25 बच्चे हैं और वीडियो किसी का नहीं है ऑन होता, चेहरा किसी को नहीं जानता। मैं सेमेस्टर के आखिरी में मान लीजिए कहीं वो कोई मिल गया और मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा, कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं पहचान सकता, क्योंकि कभी देखा नहीं। क्लास में ये होता है कि 20 साल बाद भी मिलते हैं और पूरे साल में मैं 2 साल तक देखता रहा हूँ तो कभी भी पहचान लेता हूँ। तो वो एक अलग तरह के संबंध बनते हैं। और ये जो जिसमें चेहरा ही नहीं है, ये मालूम है कि वो जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। और सवाल किया कि जरा बताइए कलश, ये सवाल ये जो मैंने पढ़ाया है इस पर क्या कहना है आपको, इस पर इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? तो कलश के जवाब उत्तर आता ही नहीं, कोई जवाब मिलता ही नहीं। कुछ देर बाद में उत्तर आएगा, थोड़ी ऊँगती हुई आवाज़, वो सर मैं तो सो गई थी। तो ये तो अनुभव रोज के रोज होते हैं। क्लास में इस तरह का नहीं होता है। जो है कई बार आप लिख रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पर और घूम लेते हैं थोड़ा सा, तो कौन क्या लिख रहा है या लिख रही है अपने नोटबुक में, कौन आपका बना रहा है चित्र, नाक लंबी कर दे रहा है और कान काट दे रहा है, वो आप देख लेते हैं। तो उससे एक अलग तरह के संबंध बनते हैं। वो जो कहें कि ऑफलाइन का सुख है, मुझे लगता है उसकी भरपाई या ऑनलाइन कर नहीं सकता। लेकिन सत्ता यही चाहेगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन रहे। और वो जो मूक बनाया है, अभी वो जो ऑनलाइन कोर्स बनाए हैं, शिक्षक की ज़रूरत ही क्या है? तो ये भी है कि मैं क्यों बोलूं, ये जो है वो एक बार रिकॉर्ड करवा लिया यूजीसी ने बैठा करके और फिर वो चलता रहे रिकॉर्डर। शिक्षक की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही विश्वविद्यालय चलेंगे, लेकिन एक कोई सीईओ होगा उसमें बैठा हुआ और वो सब चलाएगा, क्योंकि उसके पास पूरा जखीरा है, अस्मितामूलक विमर्श है। तो उस पर उसके पास 5 तरह की अध्यापकों के रिकॉर्डेड व्याख्यान हैं, किस दिन कोई चला दिया, किस दिन कुछ चला दिया, और जरूरत ही नहीं है। तो सत्ता तो यही चाहेगी, लेकिन हम लोगों को जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक हैं, ये नहीं होने देना है। वो सवाल बहुत बढ़िया है कि लंबे समय तक शिक्षक फासले को बढ़ाएगा ही, बिल्कुल सहमत, इस फासले को बढ़ाएगा, लेकिन इस फासले को कैसे तोड़ा जाए, कैसे कम किया जाए, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर के सोचना होगा इस पर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर अब सुभाषिनी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं सुभाषिनी से कहूंगी अपना माइक ऑन करें और अपना प्रश्न पूछें। थैंक यू कलश। सर मेरा प्रश्न ये, जैसे कि हम आज के परिवेश में बात कर रहे हैं, तो सर जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है सर, वो किस प्रकार से विद्यार्थी एवं जो हमारे शिक्षक हैं सर, उनमें परिवर्तन लाएगी? और सर इसमें जो हमारे शिक्षक है सर, उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाएगी सर, इसके बारे में भी आप कृपया बताने की कोशिश करें। और सर इसमें बस एक लास्ट प्रश्न ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये हमारे भारत जैसे देश में ये नीति किस प्रकार सर, किस हद तक सफल हो पाएगी सर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। नई शिक्षा नीति को लेकर के इस तरह के सवाल आने ही चाहिए। देखिए, वादा किया गया था 3 साल पहले, 4 साल पहले कि सारे पद भर दिए जाएंगे शिक्षकों के। आधे से अधिक शिक्षक हमारे ही विश्वविद्यालय में वो कहें कि रिटायर हैं और अब उनके पद नहीं भरे गए हैं। नई शिक्षा नीति अगर उसने ये तय कर दिया कि बिना नियुक्तियों के सब कुछ होगा, फिर चलेंगे कॉलेज विश्वविद्यालय, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राफ्ट होता है उसमें कुछ और लिखा होता है, और जब वास्तव में होता है तो कुछ और निकलता है। वो जब व्यवहारिक उसका रूप देखते हैं, ड्राफ्ट में मान लीजिए ये है कि हम मातृभाषाओं को प्रोन्नत करेंगे, उनको और समृद्ध करेंगे, और जब वास्तव में आएगा तो मालूम होगा मातृभाषाएं बिल्कुल से गायब हो गई हैं। उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रह गया है। अभी जैसे तमाम कॉलेजेस में WDC थी,
विमेन डेवलपमेंट सेंटर थे, क्या हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तमाम अम्बेडकर चेयर था, कहाँ हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है, उनके पैसे ही नहीं आ रहे हैं। तमाम फेलोशिप का साल में 2 बार नेट की परीक्षाएं होती हैं, अगले उसकी डेट ही नहीं आई है अगले नेट की। तो मुझे लगता है कि ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा अगर नहीं है आपके पास, मजबूत नहीं है, तो मतलब उस ड्राफ्ट पॉलिसी में जो प्रारूप पेश किया गया है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसमें तो जो मैंने पढ़ा उसमें तो मैं गदगद हो गया कि तो इससे तो भाई भाषाओं का तो बहुत भला होने वाला है। लेकिन भाषाओं का भला होने वाला है वो तब दिखेगा जब वो चीज़ लागू होगी, और लागू होने से पहले मान लीजिए उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि ना तो शिक्षक रहेंगे अस्थायी और ना विश्वविद्यालय रहेंगे अस्थायी, ना सरकारी लाइब्रेरियां रहेंगी, लाइब्रेरियों को मिलने वाला जो अनुदान है वो सब कट हो गया। तो ड्राफ्ट बहुत एक्सीलेंट ड्राफ्ट होगा, बहुत मार्वलस उसमें बातें लिखी गई होंगी, बड़ी उत्कृष्ट, लेकिन आधारभूत ढांचा ध्वस्त है। शिक्षक को है नहीं और जो है उनको सैलरी नहीं है। तो मुझे लगता है दिल्ली से बाहर जा करके आप देखिए तो मालूम होगा। खोजते रहते हैं कि काम की किताब मिल जाए, किताब नहीं मिलती। 3 साल से 4 साल से किताब की खरीदारी नहीं हुई है, क्योंकि जो पैसा है वो सैलरी के लिए पूरा नहीं पड़ता। अपनी तरफ से संसाधन जुटाइए तो कितना संसाधन जुटाएगा, उसके लिए तो सैलरी मिलनी मुश्किल है अपने संसाधन से। फिलहाल तो ये बहुत समझिए कि बहुत शुभ संकेत नहीं है। बिना आधारभूत ढांचे के, बिना मजबूत ढांचे के फिलहाल कुछ अच्छा नहीं होगा। बाकी तो उस NEP में जो कुछ है वो तो बहुत अच्छा है। उसी के लिए एक सजग जनमत की ज़रूरत है, जो क्योंकि लोकतंत्र में हम हैं, और अगर लोकतंत्र में हमारा हम अपनी आवाज उठाते हैं और ये आवाज सुनी जाती है तो बात बनेगी। पर मेरा एक सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, एक सवाल मेरा पूरा हम बाकी और नहीं करेंगे। सर मुझे ये जानना था, जैसे वर्तमान समय में जो शिक्षा की पद्धति चल रही है, ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बड़ी अच्छी वाली क्लासेस चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चलती है उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आ जाता है कि भाई बच्चों को अटेंडेंस की इतनी उनको छूट दे दो, इतना उनको असाइनमेंट में छूट दे दो। तो सर वो जो है एक ढांचा बिगड़ जाता है, क्योंकि क्लास में बच्चे आना ही बंद कर जाते हैं। उस समय शिक्षक के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आती है कि बच्चों को किस तरीके से वो क्लास में लाए। उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए सर? इस मुद्दे को हम बात करेंगे बूटा में, अभी यहाँ नहीं। सर मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा। जी बस सर मेरा नाम शिवम राजपूत है। सर्वप्रथम आपके चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। सर मेरा सवाल ये है कि बदलते शैक्षिक परिवेश में मतलब छात्रों के जो व्यवहार में क्या बदलाव आया ऑनलाइन क्लासेस में, क्या उसमें सुधार होने चाहिए, आप उस पर थोड़ा बताएं। हाँ, वो तो मैंने बीच में कह ही दिया है। जब बदलाव आया व्यवहार में, हमारे एक कॉलेज के बगल में एक दुकान है किताबों की, तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि हमारे बच्चों ने किताबें ली, तो कहा कि जी 2 बच्चों ने किताब ली है। पहले ऐसा होता था कि वो किताब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन होती है कई बार, लोग पढ़ लेते हैं तो मान लेते हैं, ऑनलाइन नहीं। किताब खरीदने की एक तरह से संस्कृति बंद हो गई। आप बोले ये आप लिखना, ये जो बदलाव आया है ना कि पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, किताब नहीं खरीदनी है, किताब खरीदी मिल भी गई तो उसको पढ़ना नहीं है, ये बदलाव बड़ा गड़बड़ है।
जो समय है वो मनी हीस्ट देख रहे हैं भाई, बहुत सही, बहुत मतलब प्रलोभनकारी सीरियल चल रहे हैं। जिस वक्त आप पढ़ने बैठे हैं उस वक्त एक विंडो में आपने कुछ और कोई और अच्छी सी फिल्म लगा ली, कोई बढ़िया सा डॉक्यूमेंट्री लगा लिया, कोई कुछ कर लिया। तो ये जो मतलब विचलन के, डेविएशन के इतने कहें कि इस बीच में साधन आए हैं, इतनी कहें कि ऑनलाइन शिक्षा हमेशा के लिए ठीक नहीं रहेगा। किसने पूछा है? वो नहीं रहेगा, मैं नहीं मानता हूं कि हमेशा के लिए ठीक है। अभी के लिए तो कम से कम वो गैप भर रहा है। तो ये जो बहुत बदलाव आया है, मैंने अभी कहा कि जैसे मैं किसी अपने विद्यार्थी को नहीं पहचानता, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ विद्यार्थी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने विद्यार्थियों को नहीं देख रहा। और जब वो विद्यार्थी पढ़ करके निकलेंगे, 5वें सेमेस्टर में हैं, 6ठा सेमेस्टर में पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कभी मिलेंगे तो आवाज़, मेरी आवाज़ ही पहचान है। एक फिल्मी गीत का टुकड़ा है, तो वो आवाज़ भी नहीं आती, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, सवाल तो तब करेंगे ना आप जब पढ़ करके आए हुए होंगे। जो आप सुन रहे हैं तब सवाल करेंगे। इतने सारे सवाल आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। मन तो है कि लगातार ऐसे मतलब कि प्रश्नों को लिया जाए और उस पर बोला जाए, इस पर अपनी बात रखी जाए। वो नहीं चल सकता, लेकिन व्यवहार बहुत बदला है, इस बीच में बहुत बदला है व्यवहार। शिक्षकों और विद्यार्थियों में आपस में पहचान गायब हो गई है। आपस में मतलब वो जो रिगरस टीचिंग थी वो भी चली गई है। मैं भी अपनी कोई नोटबुक खोल लेता हूँ और मतलब मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ और उसी से पढ़ते जा रहा हूँ। अब वो जो यांत्रिक मशीनी कहें कि लेक्चर है, वो कितना कन्वे होगा, नहीं हो सकता। मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, मुझे पता है कि ऑनलाइन है, कौन हमको देख रहा है। हमने अपना वीडियो ऑफ किया और किताब खोल ली और ये वाला हिस्सा पढ़ाना है, लॉन्जाइनस का उदास सिद्धांत पढ़ाना है और पढ़ दिया, क्योंकि इसके डे लिख गए हैं, बहुत अच्छा लिख गए हैं, तो क्या मुझे करना है। तो वो यहाँ पर भी एक दिक्कत है और वहाँ पर भी एक दिक्कत है कि अगर उन्होंने इसके डे को खुद ही पढ़ रखा होता, अगर उन्होंने खुद ही लॉन्जाइनस का नाम सुन रखा होता, तो जाहिर सी बात थी कि वो सवाल करते मैं मजबूर होता। ना उनको पढ़ना है ना हमको पढ़ना है, तो समझिए कि बहुत ही स्थिति बहुत दुखद है फिलहाल। मैं सर को कुछ शब्दों के साथ विदाई दूंगी यहाँ से कि न नाप के दिया न तोल के दिया, मेरे अध्यापक ने ज्ञान का भंडार हमें दिल खोल कर दिया। मेरे अध्यापक ने ज्ञान का भंडार हमें दिल खोल कर दिया। धन्यवाद सर, आप आज यहाँ आए, आपने बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत कराया, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। सबको धन्यवाद, मंथन को, खालसा कॉलेज को और हिंदी विभाग को। अंजू जी आपको विशेष रूप से, और महेंद्र जी बहुत बढ़िया भूमिका आपने दी शुरू में, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हाँ फिर मिलेंगे जी बिल्कुल धन्यवाद। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमारे साथ हमारी वरिष्ठ अध्यापिका भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। अमरजीत मैम। हाँ, थैंक यू कलश। बहुत बहुत बधाई अंजू करे, तो बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, और प्रोफेसर तिवारी को सुनना तो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ी बात है, ज्ञान का भंडार है। मतलब वो जिस विषय पर तुमने आज ये रखा है उसमें अगर देखें तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रोफेसर बजरंग तिवारी जी जीते हैं उसको, क्योंकि मैं उनका देख रही थी तो उनके छात्रों ने उनके बारे में जो लिखा है वो पढ़ के वाकई लगता है कि आज भी ऐसे शिक्षक हैं। और अपने इस वक्तव्य में उन्होंने इस बदलते हुए परिवेश में शिक्षक की और छात्रों की जो भूमिका बदली है उसको बतलाने के लिए किस तरह से वैदिक काल से लेकर वो कबीर पर भी आए हैं, वो तुलसी पर भी आए हैं, वो गौतम बुद्ध की भी बात करते हैं, वो विवेकानंद की भी बात करते हैं, और उसके माध्यम से कि शिक्षक के रूप में कब कौन व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है और हमें किस तरह से वो सिखा जाता है जो जीवन का हमारा सबसे बड़ा
रत्न बन जाता है, जिसके माध्यम से हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो बात कही कि भाषा और साहित्य की शिक्षकों के सामने चुनौतियां यह है कि हमें तो बच्चों से जूझना पड़ता है कि बच्चों को बताने के लिए कि हम उन्हें कबीर क्यों पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें तुलसी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि ये पढ़ के क्या मुझे नौकरी मिलेगी। और वहां जब हमने ये बताना है कि नौकरी की तो जरूरी है, वो एक ऐसी जरूरत है जो कि हमें जीने के लिए जरूरत है, मूलभूत हमारी जरूरतें हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए जब हमने साहित्य को पढ़ना है, हमने उन मूल्यों को सीखना है जो ये हमारे साहित्यकार या हमारे जो पुराणों ने, वेदों ने हमारे दिया है, हमारे जो साहित्यकारों ने या महान जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने दिया है, हमारे गुरुओं ने, उनके माध्यम से हम अपने समाज को एक ऐसा अच्छा और जिम्मेदार नागरिक दे सकते हैं जो कि प्रोफेशनली भी और एक सामाजिक तौर पर एक व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्ति के रूप में भी समाज को लाभान्वित कर सकता है। और मुझे वाकई मतलब इतना सारा कुछ, अब सर चले गए हैं, मुझे लगा था कि मैं उनसे बात करूं और उनसे करूं, क्योंकि किस तरह से आप देखिए ना कि वैदिक काल से लेकर वो प्लेसमेंट सर्च तक को उसमें उन्होंने कर दिया है कि क्या कर रहे हैं हम। और उसके बाद और ऑनलाइन की, ये तो मेरे यहाँ अगर सेकेंड ईयर है, मेरे बच्चों से इनको पता है, सुभाषिनी वगैरह को सबको, कि किस तरह से हम जूझते हैं। और मुझे तो जब तक कोई जवाब नहीं देता मैं परेशान हो जाती हूँ कि बच्चा मुझे जवाब दे। तो बहुत ही खूबसूरती से, और छात्रों को कितने मूल मंत्र दे गए हैं अगर ये समझे कि सबसे पहले तो दिया तो हमने अपने आप ही जलाना है, बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे हाथों में है। और अंधेरा तभी दूर होगा जब शिक्षक हमारे जीवन में आएगा, और वो शिक्षक हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारा अध्यापक भी हो सकता है, हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, हमारा कोई सहकर्मी भी हो सकता है। लेकिन हमने पहचानना है, और पहचानने के लिए हमें उठना होगा, जागना होगा। मतलब वो सुक्तियां आप देखिए ना, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार कोई जो बड़े व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो अपने वक्तव्य में या अपनी बातों में ही बहुत सी सुक्तियों को छोड़ते चले जाते हैं। तो वहां देखे तो मुझे तिवारी जी के वक्तव्य में इतनी सुक्तियां मिली जो उन्होंने कहते कहते कि विश्वास जगाना है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं है, चाहे, और उसके साथ उदाहरण उन्होंने दिए, साथ के साथ सारे के सारे उदाहरण दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके लिए अंजू, महेंद्र, मंथन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। अब हमारा समारोह समाप्ति की ओर है। कार्यक्रम के अंत में मैं मंथन के संयोजक महेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ, आए और सभी का औपचारिक रूप से धन्यवाद करें। बस मैं तो औपचारिक रूप से बस यही कहूंगा कि कार्यक्रम में सभी ने बहुत मेहनत की। मैं सबसे पहले जो हमारे गेस्ट थे बजरंग बिहारी तिवारी सर, उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। वो भले ही नहीं है यहाँ पर, प्रिंसिपल सर हमारे नहीं है, उनको भी औपचारिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। कई मतलब मैं देख रहा था कि प्रोग्राम में कई वरिष्ठ लोग भी थे, जैसे साउथ के एक लेखक हैं, क्या नाम है, लिंगम चिरंजीव, वो भी थे। पता नहीं शायद टेकचंद सर की वजह से आए होंगे या शायद बजरंग बिहारी तिवारी सर की वजह से आए होंगे। टेकचंद सर भी बीच में मुझे नजर आए थे, है ना। और भी कई लोग थे, जैसे गिल सर नजर आए थे, गिल सर भी थे, सभी का धन्यवाद। ऋषवा मैम नजर आई थी, वो भी सबका, उनका भी औपचारिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी आए, अभी नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दिल में उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी टीम के भी बहुत सारे लोग हैं, रेनू मैम थी, अमरजीत मैम तो बोली ही, शैलजा मैम है, भूपिंदर मैम आ नहीं पाई किसी वजह से, और बच्चों का, छात्रों का जो इस पूरे इस उसमें प्रतिभागी बनकर शामिल हुए, सबने सफल बनाया कार्यक्रम को। अंजू मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, वैसे तो इनिशिएटिव दीपाला मैम का था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंजू मैम के मन में भी कहीं रहा होगा ये सब, और वो सब शुरू होकर एक अच्छा कार्यक्रम बना, और इस मौके पर छात्रों को भी काफी सीखने को मिला। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल सर से लेकर मुख्य वक्ता बजरंग बिहारी तिवारी सर से लेकर जो लोग उपस्थित थे उनका, छात्रों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।